सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 34 प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग देख रहे हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट को तय करना, कैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, कब क्या क्या होगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले प्रोजेक्ट फेल क्यों होते हैं? अमूमन हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। इसके रीजन क्या है? अगर आप लेट डिलीवरी करते हैं या प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल्स प्रोडक्ट आप लेट देते हैं तो उसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि अनरियलिस्टिक डेडलाइन, एग्रेसिव डेडलाइन। होता यह है कि ये आपकी सॉफ्टवेयर टीम है और किसी और ने डिसाइड किया कि आपको 1.5 साल में ये कंप्लीट करना है, तो ये टाइम फोर्स कर दिया जाता है यहां के मैनेजर्स और यहां के प्रोग्रामर्स या कहें प्रैक्टिशनर्स को। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कस्टमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है या रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है। उसने पहले तो आपने शेड्यूल बना लिया, लेकिन इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है तो ये शेड्यूल में चेंज हो जाता है, तो डिलीवरी लेट होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट प्लानर जितना एफर्ट लगने वाला है, जितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं, संसाधन लगने वाले हैं, कितने लोग लगने वाले हैं, उन सब का अंडर एस्टिमेशन कर देता है या ठीक से उसका अनुमान नहीं लगा पाता है। जैसे 10 लोग लगने हैं तो उसने 6 ही लगाए, 2 कंप्यूटर चाहिए उसने 1 ही कंप्यूटर लगाया। कई ऐसे रिस्क हैं या जोखिम हैं जो प्रोजेक्ट प्लानिंग में मैनेजर इसको कंसिडर ही नहीं करते, उसके बारे में सोचते ही नहीं है कि ये होगा तो क्या होगा। कई बार ऐसी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाती है, यानी ऐसी समस्याएं जो टेक्निकल होती हैं, यानी तकनीकी होती हैं, जो शुरुआत में हम शायद इसका अंदाजा ना लगा पाए। लोगों की भी डिफिकल्टी होती है, कोई बीमार हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई छोड़ के चला गया। एक और चीज होती है कि लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो, ये इनसे बात नहीं कर रहे हैं, ये इनको कुछ और बता रहे हैं, ये भी डिले का कारण बनता है। बेसिकली क्या है कि अगर बाय चांस एक प्रोजेक्ट मैनेजर ठीक से देखता नहीं है या ट्रैक और कंट्रोल नहीं करता है कि भाई मेरा प्रोजेक्ट सही तरीके से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और जहां वो ग्लिच देखता है, जहां प्रॉब्लम देखता है, उसको अगर करेक्ट नहीं करता है, तो इसीलिए डिलीवरी या कहें कि जो आप सामान देना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर देना चाहते हैं, वो लेट हो जाता है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में जो अनरियलिस्टिक डेडलाइंस होती है, कहने का मतलब कि अगर आपका काम पूरे 2 साल में हो पाएगा, आपको कहा जाए कि भाई ऐसा है 1 साल में करके दो, कर पाएंगे आप? चलिए आपने 1.5 साल कर दिया तो क्या कर पाएंगे? तो सॉफ्टवेयर बिजनेस में ये बहुत आम बात है, एग्रेसिव या अनरियलिस्टिक डेडलाइन, क्योंकि ये सब जो है मार्केट से रिलेटेड है। मार्केट में अगर आप टाइम लेंगे तो दूसरा आदमी प्रोडक्ट ला देगा। तो अगर डेडलाइन अनरियलिस्टिक है, तो अगर आप एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप पहले प्रोग्रामर बनते हैं, फिर सीढ़ी चढ़ते 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 आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, तो होता ये है या करना आपको ये है कि अपनी टीम को जो ये अनरियलिस्टिक या फिर जो पाई नहीं जा सकती, उस प्रेशर से आपको बचाना है। और ये जो प्रेशर है, ये जो फोर्स है, इसको जिसने प्रेशर क्रिएट किया है उसी के ऊपर वापस भेज देना है। कैसे? अगर आपकी ऐसी डेडलाइंस या प्रोजेक्ट खत्म करने की जो डेट है वो अनरियलिस्टिक है, वो कर ही नहीं सकते आप, तब आप क्या करेंगे? पहले तो ये है कि सबसे पहले जितने भी पहले के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, आपके पास जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, उससे एक प्रॉपर एस्टिमेट निकालिए आप कि भाई इस प्रोजेक्ट के लिए इतना समय लगेगा, ये इसका टाइम है। पहले तो आप ये करिए। उसके बाद आप एफर्ट निकालिए, समय निकालिए, जो ड्यूरेशन मैंने बताया। फिर ये हो सकता है कि आप इंक्रीमेंटल मॉडल सजेस्ट कीजिए। इस इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होगा कि मान लीजिए 50 फंक्शनैलिटी है, आप 20 दे दीजिए जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, जो बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ा के इसमें ऐड करते रहिए, तो बेसिक फंक्शनैलिटी यूजर को मिल जाएगी।
बाकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा डिले कर सकते हैं। हर प्लान को आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, दस्तावेजीकरण करना पड़ेगा। आप कस्टमर से मिलिए और उसको बताइए कि देखिए ये जो आपने डेडलाइन है, बड़े अच्छे शब्दों में थोड़ी ये जो डेडलाइन बता रहे हैं आप, ये इसको पा नहीं सकते हैं, अनरियलिस्टिक है। क्योंकि आपने जो एस्टिमेशन किया है वो आप उसके सामने प्रेजेंट कीजिए कि देखिए पहले के प्रोजेक्ट में इतना समय लगा था। इसके अलावा आप ये भी बताइए कि कितना इंप्रूवमेंट आप करेंगे। अगर आप इंक्रीमेंट बताते हैं कि देखिए इस इंक्रीमेंट में मैं इतना दूंगा, इस इंक्रीमेंट में मैं इतना दूंगा, ये बताइए कि डेडलाइन अचीव करने के लिए हम इंक्रीमेंटल मॉडल यूज करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये ऑल्टरनेटिव आप यूजर को या एंड यूजर को, स्टेक होल्डर को यहां तक कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को भी आप दे सकते हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में हम करते क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट तो बड़ा होता है ना, इसको हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं या छोटा छोटा करते हैं। यानी अगर आपने देखा होगा कि हमने जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि हमारी कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है। इन एक्टिविटीज को हम टास्क में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर एक्टिविटी के लिए टास्क में डिवाइड करते हैं। और ये एक्टिविटी किसके लिए होती है? सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के लिए। इस प्रोसेसेस के लिए मान लीजिए आपने वाटरफॉल मॉडल यूज किया तो उसके अलग अलग प्रोसेस होंगे। हर एक प्रोसेस को एक्टिविटी में डिवाइड करेंगे और उसको टास्क में डिवाइड करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि कई ऐसे आपके टास्क होंगे, पहले तो हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना ही पड़ेगा कि भाई ये काम होगा, ये काम होगा। जैसे आप यहां भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे काम में डिवाइड करेंगे। कई ऐसे काम होंगे जो आपके मेन स्ट्रीम से बाहर होंगे, मेन लाइन के बाहर होंगे। उनको आप कभी भी कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन डेट है उसमें इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये काम, ये वाला काम है, ये वाला काम है, इसको आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे काम होते हैं जो क्रिटिकल पाथ पे आते हैं। क्रिटिकल पाथ ये लाल लाइन से आपको दिख रहा है। ये जो पाथ है, ये जो काम है आपके, इसको तो करना ही करना है, इसको समय पे करना है। अगर ये नहीं किए आपने तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिलीवरी डेट है वो वाकई में किसी न किसी तरीके से सफर करेगी, कंप्लीशन डेट सफर करेगी। तो अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अच्छे, आपका मेन ध्येय, मेन लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पहले तो बेहतरीन तरीके से आप टास्क डिवाइड करिए कि ये काम होगा, ये करना होगा हमें। उसके बाद ये जो टास्क है इनके बीच में कोई इंटरडिपेंडेंसी है आपस में, वो आपको निकालनी होगी कि ये टास्क इस पे डिपेंडेंट है, इसके बगैर ये नहीं आगे बढ़ेगा, ये इससे रिलेटेड है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्रिटिकल टास्क निकालने होंगे। जैसे आपने मान लीजिए 50 टास्क बनाए, उसमें 10 क्रिटिकल निकालिए जिसके बगैर काम नहीं होगा और वो क्रिटिकल पाथ में होंगे। हम सीपीएम के बारे में बात करेंगे। और फिर आप देखिए, हर दिन आपको देखना पड़ेगा, वन डे एट ए टाइम, कि भाई जो मैंने टास्क बनाए हैं वो कितने हो गए, ये टास्क हुआ नहीं हुआ, इसको क्या टाइम हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्रिटिकल पाथ वाले कैसे चल रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में आपको शेड्यूल बनाना ही नहीं है, उसको मॉनिटर भी करना है और कंट्रोल भी करना है। यानी उसको बहुत ध्यान से हर दिन देखते रहना है। और अगर कुछ चीजें आती हैं तो उसको कंट्रोल भी करना है, उस पर नियंत्रण भी करना है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होता यह है कि एक ऐसा काम है ये जिसमें जो आप एफर्ट एस्टिमेट करते हैं कि भाई इतने लोग लगेंगे, इतना रिसोर्सेस लगेगा, इतना समय लगेगा, उसको आप पूरे ड्यूरेशन में डिवाइड करते हैं और हर एक टास्क के लिए डिवाइड करते हैं कि इसके लिए इतना समय लगेगा, इसके लिए इतना समय लगेगा, इसके लिए ये डेडलाइन होगी, इसके लिए ये डेडलाइन होगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। देखिए, जैसे आपने कहा ये टास्क है, यहां से यहां तक जाएगा और जैसे जनवरी से शुरू हो रहा है तो मिड मार्च में खत्म होगा। तो आपने किया क्या यहां पर? आपने ये अलग अलग काम जो डिवाइड कर दिए उसका एक शेड्यूल बना दिया कि कब ये कब होना है, कब खत्म होना है। जैसे ये टास्क 8 देखिए, ये मार्च की शुरुआत में शुरू होगा और अंत तक चलता रहेगा। शुरुआत में क्या होता है, जैसे आप प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं तो ये टास्क बड़े बड़े होते हैं। जैसे आपने टास्क ये वाला बड़ा वाला बताया, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मतलब होता यह है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो और ये टास्क जो है वो माइक्रोस्कोपिक होने लगते हैं। शुरुआत में प्रोजेक्ट प्लानिंग के समय आप ये देखते हैं कि मेजर काम क्या है, मेजर फ्रेमवर्क एक्टिविटी क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की,
और कौन से फंक्शन इसके लिए करने होंगे, कौन से टास्क इसके लिए करने होंगे, क्योंकि हर एक टास्क के लिए कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका आगे आप बढ़ेंगे, इनको और आप डिवाइड करेंगे कि भाई ये देखो ये करना होगा इसके लिए। मतलब एक तो आप टास्क भी डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद इसका शेड्यूल भी डिवाइड करेंगे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि हर एक एक्शन और हर एक टास्क जिसको आइडेंटिफाई करना है उसका भी शेड्यूल बनाना है आपको। अब शेड्यूलिंग हम कैसे कर सकते हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के दो तरीके की शेड्यूलिंग हो सकती है। शेड्यूल मतलब टाइम, कि कितने समय में कंप्लीट होगा। आपका ये स्टेक होल्डर है या एंड यूजर है या प्रोग्राम मैनेजर है, उन्होंने बता दिया देखिए साहब ये दिसंबर तक खत्म होना है, जनवरी चल रहा है, तो उन्होंने आपको डेट ऑलरेडी बता दी है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको अपना शेड्यूल इसके बीच में ही फिक्स करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको बता दिया जाता है देखिए 1 साल का प्रोजेक्ट है, आप अपना बना लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए, या 1.25 साल का है, थोड़ा सा स्लैग भी है इसमें, तो वो आप खुद ही तय कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग या किसी भी प्रोजेक्ट शेड्यूल का मतलब होता है कौन सा काम कब होगा, कब कंप्लीट होगा, कितने देर में कंप्लीट होगा और हमें क्या क्या बीच बीच में माइलस्टोन मिलेंगे। बेसिकली यही है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब ही यही है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें जो आधारभूत चीजें हैं वो यही है कि आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा। इसको आप डिवीजन भी कह सकते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर भी कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर एक काम को थोड़ा एक्टिविटी में डिवाइड करिए, एक्टिविटी को आप टास्क में डिवाइड करिए, टास्क को फंक्शन में डिवाइड करिए, जहां तक आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि काम अच्छे से हो सके। इंटरडिपेंडेंसी, हर एक काम दूसरे के साथ कहीं ना कहीं रिलेट हो सकता है, तो आपको ये देखना है कि इनके बीच में आपस में डिपेंडेंसी कितनी है, आपस में कितने जुड़े हुए हैं। कई काम जो है एक के बाद एक होंगे, यानी सीक्वेंस में होंगे। कई काम जो है वो होंगे वो पैरेलल में होंगे, ये चल रहा है तो साथ में ये भी चल रहा है। अभी मैं आपको जरा यहां बता देता हूं, देखिए ये इतना सिंपल काम नहीं है ये। देखिए जैसे ये काम चल रहा है, इस काम के साथ साथ ये चल रहा है, राइट। लेकिन जब ये सारे एक साथ चल रहे हैं, देखिए ये इसके साथ चल रहा है, कॉन्करेंट हो गए। ये काम तभी होगा जब ये कंप्लीट होगा। ये जो आप देख रहे हैं डायमंड, ये है कंप्लीशन, ये माइलस्टोन यहां पर मिलेगा। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कुछ एक्टिविटी होती है जो तभी हो पाएगी जब दूसरे हो सके, और कई जो होती है एक्टिविटी वो एक चल रही है, दूसरी चल रही है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये भी हो सकता है। टाइम एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक जो आपने डिसाइड किया है उसको टाइम बताना पड़ेगा। देखो साहब यहां से शुरू होगा, यहां खत्म होगा, ये पर्सन डेज के हिसाब से इतने दिन लगेंगे, इतने आदमी करेंगे, और आपको हर एक काम की एक शुरुआत डेट और एंड डेट बतानी पड़ेगी, यहां देनी पड़ेगी। ये देख के कि इसको कितने लोग कर रहे हैं, साथ में क्या ये फुल टाइम किया जा रहा है या ये आपका पार्ट टाइम बेसिस पे किया जा रहा है, क्योंकि पार्ट टाइम बेसिस पे किया जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। एक और चीज आती है इसमें, एफर्ट वैलिडेशन। एफर्ट वैलिडेशन का मतलब यह है कितने लोग आपने कितने समय के लिए लगाए। हो सकता है आपने ज्यादा लोग ज्यादा समय के लिए लगा दिए हों, ज्यादा लोग कम समय के लिए लगा दिए हों, कम लोग ज्यादा समय के लिए लगा दिए हों, सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आपको यह करना है कि एफर्ट ज्यादा लगा देना है, लोग थोड़े कम लगाने हैं। एफर्ट हमेशा लोगों से ज्यादा होना चाहिए। डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर आदमी, हर एक टीम मेंबर क्या क्या करने वाला। देखो साहब आप ये करोगे, ये काम आपका है, टेस्टिंग वालों का काम ये है, प्लानिंग वालों का काम ये है, वो सब आप पहले से डिफाइन करेंगे। डिफाइंड आउटकम्स, आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या वर्क प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर क्या डिलीवरी मिलेगी। जो डायमंड है ये सारे वर्क प्रोडक्ट है, ये आउटकम क्या आने हैं और वो आउटकम जो फाइनल हम जिसकी विवेचना कर सकते हैं। यानी हर एक टास्क एक माइलस्टोन के साथ जुड़ा होना चाहिए, और माइलस्टोन ये जो मैं आपको बता रहा हूं डायमंड है, ये तभी हम मान पाएंगे जब ये जो वर्क प्रोडक्ट निकल के आया है, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे कोड हो, या जो भी चीज आती है, इसको हमने क्वालिटी के लिए रिव्यू किया है और अप्रूव कर दिया है कि हां ये सही है। द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एफर्ट, लोग कितने लगाने हैं, कितनी मेहनत लगेगी। एफर्ट का मतलब यही है कि कितने पर्सन मंथ में निकाला जाता है, एक आदमी एक मंथ में कितना काम करता है, यही एफर्ट है।
कितनी मेहनत लगने वाली है, कितने लोगों को लगाना है, कितना वो काम कर पाएंगे। तो एक बड़ा मिथक है, बहुत ही कॉमन मिथक है कि भाई अगर गड्ढा खोदना है और ये 4 आदमी 4 दिन में कर सकते हैं, तो आदमी इसमें आप 8 आदमी लगा दो, है ना, डबल लगा दो तो ये आधा हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। क्या ये हो सकता है? अगर मैथमेटिक्स में भी देखें तो इस तरीके का नहीं होता। मेनली ये होता है कि अगर प्रोग्राम मैनेजर या आपका प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है कि शेड्यूल में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो मेन ये रहता है कि ऐसा करेंगे यार, और मैनेजर्स लगा और प्रोग्रामर्स लगा देंगे और प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि यह सही नहीं है। जब आप नए बंदों को लेके आएंगे तो उनको सिखाएगा कौन? ये सिखाएंगे, यानी प्रोजेक्ट जो आपका शेड्यूल है वो ज्यादा स्लिप कर जाएगा, क्योंकि ये जो सिखा रहे हैं इनको नया सीखना पड़ेगा। ये लोग सीखेंगे, अब इनको सिखाने में कौन काम करेगा? वो यही काम करेंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये काम करना छोड़ के सिखाने में लग जाएंगे और इनको सीखने में टाइम लगेगा, तो अपने आप टाइम तो लग ही गया ना। अब इतने सारे लोग हैं, ये आपस इनसे बात करेंगे, ये इनसे बात करेंगे, ये इनसे बात करेंगे, वो किसी और से बात करेंगे, वो स्टोर से बात करेंगे, ये एचआर से बात करेंगे, तो बातचीत इतनी हो जाएगी, कम्युनिकेशन पाथ इतना हो जाएगा, बातचीत या की कम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाएगी, जितने ज्यादा आप लोग लगा देंगे तो वहां पर ये तो सफर करेगा ही करेगा। देखिए, अगर आप पुराने एम्पिरिकल डेटा पे जाएं, एम्पिरिकल डेटा मतलब जो हमारे एक्सपेरिमेंट से आया है, जितनी भी थ्योरेटिकल एनालिसिस हुई है, विवेचना हुई है, इसने बताया है कि प्रोजेक्ट शेड्यूल जो है वो इलास्टिक होता है, रिजिड नहीं होता है कि इसके बीच में करना ही करना है, कोई और जरिया नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि हम प्रोजेक्ट डेट को या शेड्यूल को थोड़ा कंप्रेस कर सकें, ऐसा है ना, इसको हम ऐसा कर दें, कंप्रेस कर सकते हैं रिसोर्सेस लगा के, हो सकता है, जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अभी हम नहीं कर पाए लेकिन एंड में हम ज्यादा लोग लगा देंगे, तब नहीं होगा। इसको पूरा खींचना पड़ेगा आपको, या पूरा दबाना पड़ेगा शुरुआत से अंत तक, समझ गए आप? अंत में नहीं जाके लोगों को लगा के या रिसोर्सेस लगा के हो पाएगा। आप कंप्लीशन डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी आप जैसे ये है ना, इसको यहां से खींच दीजिए तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये इधर पे आ जाएगा, या इसको दबा दीजिए, ये ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसका एक समय होता है, टाइम होता है, अंत में नहीं होगा। ये जो रिलेशनशिप है पीपल और एफर्ट, आदमी और आदमी कितना काम कर रहे हैं, इसमें एक ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है पुतनाम, नॉर्डन और रेले पीएनआर कर्व है, ध्यान रखिएगा, पीएनआर कर्व है ये, है ना। ये आपको बताता है जो एफर्ट लगेगा उसी तरीके से, जितना एफर्ट लगेगा मतलब जितने लोग लगेंगे उनको आप जितनी सैलरी देंगे, जितना सामान लगेगा उतना पैसा खर्च करेंगे। एफर्ट और कॉस्ट एक ही बात हो गई। यहां पर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट टाइम की, है ना। ये तो पीएनआर कर्व किसके बीच में होता है? एफर्ट और टाइम के बीच में। इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये जो कर्व है ये बता रहा है कि ये आपकी जो T0 है ये मिनिमम वैल्यू है। ये बताता है कि इस समय आपकी जो कॉस्ट होगी वो सबसे कम लगेगी। देखिए ये जो कॉस्ट है वो यहां है, इससे कम कॉस्ट नहीं लगेगी। मतलब कम मेहनत करके, कम आदमी लगा के बेहतरीन तरीके से आप डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कोशिश करेंगे इधर आने की, इसका मतलब ये जो टाइम है, अब आप टाइम रिड्यूस, ये मान लीजिए ये टाइम कम कर रहे हैं ना, आप इस तरफ जा रहे हैं, तो इस मतलब एक्स एक्सिस में लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब टाइम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आप डिलीवरी फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कम समय में डिलीवर करना चाहते हैं। यहां पर ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर हो गया है, ठीक है जी। यहां आप देख रहे हैं स्ट्रेट है, यहां नॉन लीनियर हो गया है। जैसे आप देख लीजिए कि आप ये टीडी पे आ गए, मतलब आपने अपना टाइम कम करने की कोशिश की, तो आपका एफर्ट कितना आया? ईडी, है ना। आपने क्या किया कि इस टाइम के लिए टाइम जैसे कम किया तो उसके लिए एफर्ट ईडी लगने वाला है। आपने कहा कि हम ये शेड्यूल कम कर रहे हैं और रिसोर्सेज इतने लगा देंगे, है ना। आप कम कर सकते हैं समय को, जल्दी आप डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए ना कर्व कहां बढ़ गया, एफर्ट कितना जल्दी बढ़ गया यहां से यहां तक, कितना बढ़ गया है एफर्ट, है ना। तो पीएनआर कर्व आपको बताता है कि जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइम है इसको आप इससे कम नहीं जा सकते। अगर आप इससे कम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 0.75 जो भी आपका डिलीवरी टाइम है, जो भी T0 है, तो जो इस TD है इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको TD कर रहा हूं, इससे कम नहीं जा सकते। यानी
अगर यहां तक आप गए 0.75 TD तक, इसके अंदर नहीं जा सकते, यहां तक पहुंच सकते हैं। कारण क्या है उसका कि ये जो अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये इसके कहते हैं इम्पॉसिबल रीजन। यहां पर फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस जगह तो जाना ही नहीं, जा ही नहीं सकते आप। ये कर्व एक और चीज बता रहा है, टीडी आप कहां पर आ गए, ये T0 पूरा है, ये टीडी बीच में है, इसका मतलब T0 कितना हुआ 2 TD के बराबर है ना। तो ये और भी बताता है कि लोएस्ट कॉस्ट डिलीवरी ऑप्शन आपके पास इतना है, T0 ये 2 TD के बराबर है। इंप्लीकेशन क्या है इसका कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी को जितना एक्सटेंड करेंगे उतना आपका कॉस्ट कम लगेगा, उतना पैसा कम लगेगा। मैं आपको यहां पर बताऊंगा एक और चीज, देखिए ये 4 जो मैंने रीजन बताए उसमें क्या क्या है। ये रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये तो इम्पॉसिबल जोन है, यहां पर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। यहां पर आपने क्या है, ज्यादा लोग भर दिए, इनएफिशिएंट हो गया। ये रीजन जो है इसको लीनियर रीजन कहते हैं, यहां पर लोग भी उतने हैं, जितना एफिशिएंट स्टाफिंग है, अच्छा काम हो रहा है, ये बेहतरीन जगह है। यहां पर आपने क्या किया, लोगों को कम कर दिया, अंडर स्टाफिंग कर दी, तो जब लोग कम हो जाएंगे तो इनएफिशिएंट हो जाएगा ये। जो सॉफ्टवेयर इक्वेशन है, आपको याद होगा एक सॉफ्टवेयर इक्वेशन मैंने आपको बताई थी जब हम एस्टिमेशन देख रहे थे, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, तो यहां पर एक निकल के आई थी आपकी सॉफ्टवेयर इक्वेशन। ये इसी PNR कर्व से निकल के आई है, और ये जो है एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप बताता है टाइम और ह्यूमन एफर्ट में। अब आप देखें इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपको जो बताया था एफर्ट था, ये लाइन ऑफ कोड था, बी इसमें स्पेशल स्किल फैक्टर था, पी इसमें प्रोडक्टिविटी फैक्टर था, टाइम इसमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था, मंथ या ईयर में। अब अगर इसी को हम देखें तो L बराबर हो गया P इंटू E की पावर 1/3 T की पावर 4/3। यानी अगर ये L है आपका जो डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड है, DSI भी कह सकते हैं इसको। L आपका जो है वो आपका लाइन ऑफ कोड है, तो एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम कैसे रिलेटेड है, वो इस तरीके से रिलेटेड है, यहां से भी आप देख सकते हैं। इसमें जो है, जो E देख रहे हैं एफर्ट, यानी पर्सन मंथ में आता है, एक आदमी एक महीने में कितना काम करता है। P इसमें जो आप देख रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी पैरामीटर है, जो आपको बताएगा कि बहुत सारे फैक्टर इसमें लगते हैं कि एक नंबर होता है कि किस तरीके का काम है। ये आपका 2000 थोड़ा हल्का प्रोजेक्ट है, 12000 बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, वहां तक हम लगाते हैं। T आपका कैलेंडर मंथ में टाइम है, इसका मंथ में आता है। इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर देंगे ना, थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एक बेहतरीन इक्वेशन बन जाती है, ये वाली प्लीज सिंपलेस्ट इक्वेशन है। लिख देता हूं इसको, E बराबर, क्योंकि इसको यूज करेंगे हम, L³ P³ T की पावर 4। बड़ी आसान हो गई है। E जो है इसमें वो वही है पर्सन मंथ, एफर्ट कितना कॉस्ट लगेगा, एफर्ट कॉस्ट की बारे में ही बात हो रही है। पूरे लाइफ साइकिल के लिए एफर्ट कितना लगेगा। टाइम जो है इसमें हम ईयर्स में लेंगे, ध्यान रहेगा आपको, साल में लेंगे इसको। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इसमें जैसे आपने बता दिया कि एक आदमी के लिए इतना डॉलर पेमेंट करना है, तो कितना पैसा लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा, वो भी हम निकाल सकते हैं। इसके हम एग्जांपल ऑलरेडी हमने पिछले डिस्कशन में कर लिया है। यहां जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको समझिए। पहली चीज, इस इक्वेशन को ध्यान में देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स रियल टाइम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, इसका लाइन ऑफ कोड 33,000 है, 12 पर्सन ईयर एफर्ट है इसका, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पर इसको इस तरीके से बताना चाह रहा हूं कि ये कैसे आया है। एफर्ट जो है आपका 12 बराबर L कितना है 33,000 ऐसे रखेंगे आप, और इसका क्यूब करेंगे। P कितना है आप लेंगे 12,000, ठीक है जी, और टाइम इसका T की पावर 4। अगर इसका आप टाइम निकालेंगे तो आपका आएगा टाइम, जो भी समय आता है, ये एक काम हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं 8, इसको 8 कर दूं तो टाइम कितना आएगा, मैंने इसको कैलकुलेट किया है। इसका टाइम जो है वो आपका आएगा 1.3 ईयर्स, यानी 15.6 मंथ। इसको आप करके देख सकते हैं, टाइम आपका 1.3 ईयर आएगा, 8 लोग लगा दें। लेकिन अगर मैं इसकी टाइम बढ़ाता हूं, 1.75 ईयर्स कर देता हूं, तो जैसे मैं जब टाइम बढ़ाऊंगा तो मुझे ये थोड़ा P चेंज करना पड़ेगा। P हमने 12,000 दिया है, P को हम कर देंगे 10,000।
तो अब आप देखिएगा इसी इक्वेशन को लगाया जाएगा, यानी हम क्या करेंगे इसमें, हम निकालना चाहते हैं एफर्ट। एफर्ट कितना आएगा, लाइन ऑफ कोड कितने हैं 33,000, इसका कर दीजिए क्यूब। पी कितना मैंने बताया आपको 10,000, इसका क्यूब। टाइम कितना मैं बोल रहा हूं 1.75, इसकी पावर 4। जब आप इसका एफर्ट निकालेंगे तो आपका आएगा 3.8 पर्सन ईयर्स। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपने 6 महीने टाइम बढ़ाया, आपने 8 आदमी जो यूज किए थे, अब आपको केवल 4 की जरूरत पड़ी। ये 4 है, 4 आदमी की जरूरत पड़ गई, मतलब केवल 4 आप आदमी से आप काम ले सकते हैं। ये इक्वेशन की वैलिडिटी है, ये आपको बताता है। एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह होता है कि जो पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में किस काम को कितनी महत्ता, कितना महत्व, कितना थ्रस्ट, कितना आप समझ लीजिए ध्यान मिल रहा है। एक डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट जो आप मैं कहूं इसको सॉफ्टवेयर प्रोसेस को, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस आप ले लीजिए, आप स्पाइरल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप वाटरफॉल ले लीजिए, इंक्रीमेंटल, प्रोटोटाइप, जो आपकी मर्जी हो, उसमें एक रूल चलता है 40-20-40। अब ये क्या कहता है देखिएगा, मेन चीज ये है कि जो एनालिसिस और डिजाइन है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, एनालिसिस डिजाइन का पार्ट है, इसको हम 40% एफर्ट देते हैं। बाद की जो है ये जो टेस्टिंग वाला पार्ट है, इसको भी हम 40%, इसमें डिबगिंग भी आ जाएगा, एरर निकालना, एरर को ठीक करना, ये कितना हो गया 40%। कोडिंग जो होता है इसको हम देते हैं 20%। तो ये 40-20-40 यही रूल है, समझ गए आप। बाकी आप देखिए प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए आपका 2 से 3% एफर्ट हो गया। कस्टमर कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 10 से 25 है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ली है आपने। एनालिसिस और डिजाइन अलग बात है, 10 से 25% ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है वो जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो 20 से 25 इन दोनों को मिला देंगे तो तकरीबन 40% आ ही जाता है। टेस्टिंग डिबगिंग में 30 से 40%। ये 40 है तो इसको 30 कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं 30 नहीं कर सकते, लेकिन रूल इसका जो सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड में है वो ये है 40-20-40। डिफाइनिंग अ टास्क सेट फॉर दी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अब ये टास्क होता क्या है, जो भी आप काम बता सकते हैं कि ये इसका क्या रिजल्ट होगा, ये काम करने पर क्या हमें मिलने वाला है, उसका कॉम्बिनेशन को हम टास्क सेट कहेंगे। तो अगर एक आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस है अच्छा, तो वहां पर हम टास्क सेट डिफाइन करेंगे, और वो टास्क सेट जो होंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि जितने जितने काम है प्रोजेक्ट में होने हैं उनको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो टास्क सेट में होगा क्या, अगर मैं एक पूरा टास्क सेट बनाऊं, टास्क मतलब काम, क्रिया, क्रिया वैसे एक्टिविटी होती है, लेकिन काम क्रिया कोई आउटपुट देने वाला या आपको कोई रिजल्ट देगा। तो टास्क सेट में आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी वर्क टास्क होंगे वो होगा एक। इसमें माइलस्टोन्स होंगे, यानी आपको पता होगा कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, और खत्म होने के बाद क्या मिलेगा, और खत्म होने के बाद क्या मिलेगा वो वर्क प्रोडक्ट होगा। और साथ में इन सब को जानने के लिए, परखने के लिए आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस का फिल्टर होगा। जब हम प्रोजेक्ट शेड्यूल के बारे में बात करते हैं तो पूरे टाइमलाइन में हमको इस तरीके से टास्क सेट डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। टास्क सेट साइज में वेरी करेंगे, क्यों साइज में भी वेरी करेंगे, और साथ में कितने टास्क सेट कहां कब बनाने हैं वो इस तरीके से वेरी करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइप अलग अलग हो सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइप मतलब जो टाइप का प्रोजेक्ट आपको मिला है और आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में क्या बनाना है। पहला है इसमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आप कोई या तो नई बिल्कुल टेक्नोलॉजी उसका एप्लीकेशन बनाते हैं, या आपके पास कोई नया बिजनेस कॉन्सेप्ट आया, उसके लिए आप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणा, नई चीज आई, नई चीज को हमको इंप्लीमेंट करना है। दूसरा प्रोजेक्ट टाइप है न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब आपके पास कस्टमर आता है, वो कहता है देखो मेरे लिए ई कॉमर्स की वेबसाइट बना दो। वो है एक नया एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसमें कस्टमर की एक स्पेशल रिक्वेस्ट आप सॉल्व कर रहे हैं।
एप्लीकेशन एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स। अब कई बार हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हो, काम हो या सॉफ्टवेयर हो, इसके फंक्शन में आप बढ़ाएंगे घटाएंगे, इसके परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, इसमें जो इंटरफेसिंग है उसमें जोड़ कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने यूडीपी दिया हो, आपको कहा जाए भाई टीसीपी आईपी दे दो, इस तरीके की चीज इसमें हो सकती है। एप्लीकेशन मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स, इसमें क्या है, आपके पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, अब ये थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको ठीक करना है, या नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई नई चीज आ गई, अब उसके हिसाब से इसको चेंज करना है, अडेप्ट करना है, या इसको बढ़ाना है, इसकी फंक्शनैलिटी में कुछ एडिशन करने हो, वो मेंटेनेंस में आ जाता है। री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, अब कोई लेगेसी प्रोजेक्ट है, सालों से चला आ रहा, मान लीजिए कोई 1960 में बना हुआ है और आज भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको दोबारा से बनाना, दोबारा से नए तौर पे बनाना, एक पार्ट इसका बनाना या पूरी तरीके से बनाना, इसको हम री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट टाइप हो जो अभी हमने डिस्कस किया, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको एक तरीके से अफेक्ट करते हैं कि भाई टास्क आप कौन सा चूज करेंगे। हर एक प्रोजेक्ट में एक ही तरीके के टास्क या काम नहीं चूज करते हैं कि भाई इस काम के लिए इतना समय होना चाहिए, इस काम को हम यहां रखेंगे, ये काम इसके बाद होगा। इसमें सबसे बड़ी बात आती है साइज। प्रोजेक्ट का साइज क्या है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, छोटा है, कितने यूजर इसके होने वाले हैं, मिशन की क्रिटिकलिटी कितनी है, यानी इसमें क्या जान की जोखिम है या ये बिल्कुल समय पे खत्म करना है, तब टास्क अलग हो जाएंगे। एप्लीकेशन कितने सालों तक चलने वाला है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी स्टेबल है, जो जरूरत इसकी बताई है आपको स्टेक होल्डर ने, क्या वो स्टेबल है, क्या उसको पता है क्या बनाना है, क्या आपने जान लिया है क्या बनाना है, और आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो रहा है। यूजर से अगर अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज आपको अपने ही आधार पे, अपने ही विवेक के हिसाब से, इंटेलिजेंस के हिसाब से चीजें बनानी पड़ेगी। जिस टेक्नोलॉजी को आपको बनाना है या यूज करना है वो कितनी मैच्योर है, अभी भी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपसे कोई कहे 6G का कुछ बनाओ, तो अभी तो 5G आई है, 6G टेक्नोलॉजी का कैसे बनाओगे आप। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, आप कहेंगे भाई फाइल ट्रांसफर है, इसकी हमको 1 GB जो है वो मुझे आप 1 सेकंड के अंदर करके दे दीजिए, वो परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ये क्या आपके माइक्रोवेव में जाना है, वॉशिंग मशीन में जाना है, एम्बेडेड है, नॉन एम्बेडेड है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि टास्क आपको चूज करने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। प्रोजेक्ट का स्टाफ कितना है, 2 लोग हैं, 20 लोग हैं, 200 लोग हैं। री इंजीनियरिंग फैक्टर, यानी कितना चेंज करना है, कितना बदलना है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको पूरा बदलना है या थोड़ा बदलना है। अ टास्क सेट एग्जाम्पल, अब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वैसे 4-5 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो होता है जिसमें आप कोई नया कॉन्सेप्ट या नई टेक्नोलॉजी का को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो ऐसा आपका प्रोजेक्ट आपके पास आया है, अब ये नई चीज है। तो जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए हम कौन कौन से टास्क बनाएंगे, और ये टास्क अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि बाकी और प्रोजेक्ट्स के लिए आप कैसे टास्क बनाएंगे, मेजर टास्क क्या होंगे। टास्क मतलब काम क्या क्या होंगे एक पूरे प्रोजेक्ट में। मान लीजिए 50 काम है तो वही 50 टास्क हो गए। कॉन्सेप्ट स्कोपिंग, अब कॉन्सेप्ट स्कोपिंग जो होता है इस कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, पहली चीज ये आती है, तो पहले कॉन्सेप्ट का स्कोप डिसाइड करना होगा कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्लियर हो, और क्या कंस्ट्रेंट में करना चाहते हैं, किस दायरे में करना चाहते हैं। प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट प्लानिंग, अब आपने कॉन्सेप्ट स्कोप में डाल दिया, अब आपको यह देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी बना रही है, आपकी कंपनी बना रही है, क्या वो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन कौन से काम करने चाहिए, करेगी तब ये काम हो पाएगा स्कोप के हिसाब से। टेक्नोलॉजी रिस्क असेसमेंट, अब क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मतलब ही यही होता है, तो इसमें रिस्क आपको असेस करना जरूरी है, क्या क्या जोखिम आ सकते हैं। इसके बाद प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, अब इसकी वायबिलिटी कितनी है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कितनी कारगर है, कितनी मेच्योर है, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इसको एक
तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई ये मेजर टास्क है हमारा, ये काम बड़ा है। कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन, अब ऐसा इम्प्लीमेंट आप इसको करिए कि कस्टमर इसको रिव्यू कर सके, जान सके, और अगर किसी को बेचना हो, देना हो, तो भी आप इसको दिखा सके। कस्टमर रिएक्शन, इसका मतलब यह है कि जब आपने ये चीज इंप्लीमेंट की तो कस्टमर रिएक्ट करेगा, फीडबैक देगा, और अगर वो आगे किसी को दिखाना है या उसे किसी एप्लीकेशन में यूज करना है तो कस्टमर का रिएक्शन जरूरी है। ये सारे बड़े बड़े काम हो गए। अब ये जो बड़े बड़े काम बन गए ना, इनको हमको रिफाइन करना पड़ेगा, इनको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, जो हम आसानी से किसी को दे सकते हैं करने के लिए या कराए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा शेड्यूल बनाएंगे, यानी मेजर टास्क जितने भी हमने डिसाइड कर लिए, एक बड़ा सा शेड्यूल बनाएंगे कि भाई प्रोजेक्ट का शेड्यूल ये होगा, ये टास्क हमने बड़े बड़े आइडेंटिफाई किए हैं और उस हिसाब से ये चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सारे टास्क हमने डिवाइड कर दिए, ये बड़े बड़े टास्क हैं, इनको शेड्यूल में डालेंगे। शेड्यूल में मतलब ये इतने समय में होगा, ये इतने समय में होगा, ये इसके साथ पैरेलल में चलेगा, ऐसे करके हम बना देंगे। अब इनको भी डिवाइड करना है, मेजर टास्क है उनको सब टास्क में डिवाइड करना है। तो जैसे कॉन्सेप्ट स्कोपिंग हम पहला ही ले लें, जो अभी मैंने आपको अलग अलग मेजर टास्क बताए ना, तो उस मेजर टास्क में हम एक टास्क, मेजर टास्क उठा लेते हैं। पहला टास्क क्या था, कॉन्सेप्ट स्कोपिंग। अब इसके हम डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे इसका, तो इसको मैं आपको किसी एक लैंग्वेज में, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें बताता हूं। कॉन्सेप्ट स्कोपिंग स्टार्ट करेंगे आप। यहां पर आप देखेंगे कि इसकी जरूरत, इसका बेनिफिट, इसके फायदे आगे के कस्टमर को क्या है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इससे आउटपुट क्या चाहिए हमको, और इनपुट क्या होगा जो इस एप्लीकेशन को चलाएगा, आउटपुट इनपुट। यहीं पे आपका दूसरा टास्क शुरू हो जाएगा। देखिए ये अलग टास्क, ये जो बड़ा टास्क है ना, इसको हमने डिवाइड किया 1.111 और 1.112 में। अब इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं, ये काम और डिवीजन हो रहा है। 1.11 ये जो आप देख रहे हैं ना, 1.11, इसको डिवाइड किया 1.1.1, 1.1.2। अब इसको हम फिर डिवाइड कर रहे हैं 1.1.21। इस तरीके से सब टास्किंग हो रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टेक्निकल रिव्यू करेंगे कि भाई जो डिस्क्रिप्शन है, जरूरत जो आपने निकाली है, उसको हम रिव्यू करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कस्टमर को जो आउटपुट और इनपुट, मतलब जो विजिबल होगा, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। फिर हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे, क्या इनपुट और आउटपुट जो है कस्टमर के, और हम इसको रिवाइज करेंगे कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या करना है। यहां रिव्यू हो गया। अब ये काम खत्म हो चुका है। 1.1.2 के 3 सब टास्क बना दिए हमने, और अब ये खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हर एक मेजर फंक्शन का जो भी हमने काम करना है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, इसकी बिहेवियर क्या होगा, ये हमें देखना है। तो अब हम इसके और सब टास्क बनाने वाले हैं। सब टास्क कैसे बनेंगे कि भाई अब जो हमने यहां पर डिसाइड किया था, ये 1.1.2 में, मतलब इसमें जो चीज आई थी उसको रिव्यू करेंगे, इसके हिसाब से जो यहां से डेटा ऑब्जेक्ट निकल के आए। फिर हम क्या करेंगे, अब हम एक मॉडल बनाएंगे इन फंक्शन और बिहेवियर का, क्योंकि यहां फंक्शनैलिटी और बिहेवियर की बात चल रही है। फिर हम इसका फिर से टेक्निकल रिव्यू करेंगे कि भाई कस्टमर के साथ, और रिवाइज करेंगे, क्योंकि कस्टमर कुछ कहेगा उसको बदल देंगे। अब ये काम खत्म हो चुका है ना, इसका एंड हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट, खास तौर में जो टेक्नोलॉजी, ऐसे एलिमेंट टेक्नोलॉजी के जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर में। फिर अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है जिसको हम रिसर्च बेसिस पे या देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो वाला काम इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये सब करके कि भाई क्या टेक्निकल फिजिबिलिटी है, क्या इसे किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो हम इसका एस्टिमेशन करेंगे। भाई साइज का एस्टिमेशन, कितना बड़ा, कितने लाइन ऑफ कोड, कितने फंक्शन पॉइंट्स इसमें होने वाले हैं। और फिर हम स्कोप का डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट स्कोपिंग में स्कोप का डेफिनेशन ही लिखा जा रहा है। और उसके बाद ये वाला जो सबसे बड़ा मेन काम था, वो हमने यहां बंद किया। तो ये मैंने आपको केवल ये तरीका बताया है किस तरीके से एक मेजर काम को हम छोटे छोटे भाग में डिवाइड करते हैं। डिफाइनिंग अ टास्क नेटवर्क। अब क्योंकि जो आपने टास्क लिया, अब उसका हमने सब टास्किंग भी कर दी। अब ऐसे मान लीजिए इसके ये टास्क बना दी, अब ये आपस में डिपेंडेंट होंगे, इनके बीच में डिपेंडेंसी होगी, है ना।
हो सकता है इसकी सीक्वेंस हो, ये हो सकता है ये इसके साथ पैरेलल में चल सके, हो सकता है ये जब तक खत्म ना हो ये शुरू ना हो। तो हमको इंटरडिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी। और खासतौर पे जैसे आपने ये काम एक आदमी को दे दिया, ये काम दूसरे आदमी को दे दिया, हो सकता है वो साथ कर रहे हो, तो यहां पर पैरेलल में किए जा सकते हैं। कई ऐसी गतिविधियां, एक्टिविटीज और काम कार्य होंगे जो एक साथ किए जा सकते हैं। और यहां पर आपको कॉन्करेंट टास्क के बारे में बहुत ध्यान से देना है। देखना इसलिए क्योंकि एक तो हो सकता है साथ काम कर रहे हो, और हो सकता है कि इसको इसकी जरूरत पड़े, और क्या जरूरत पड़ेगी वो तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक पूरा का पूरा टास्क नेटवर्क, जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क या कोई भी नेटवर्क इस तरीके से समझते हैं, वो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इस टास्क नेटवर्क को हम एक्टिविटी नेटवर्क भी कहते हैं। ये कुछ है नहीं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कौन सा टास्क किसके बाद आएगा, कौन से टास्क पैरेलल में काम करेंगे। जैसे ये तीनों पैरेलल में काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, और ये 1.4 इसके खत्म होने और इसके खत्म होने और इसके खत्म होने के बाद ही चलेगा। इसके वर्क प्रोडक्ट इसके इनपुट है। ओके, तो यहां पर आपके जो टास्क नेटवर्क, ये आपको केवल मेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क बताएगा, राइट, यहां दिखा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर आप लेते हैं, उसके लिए कौन कौन से आपको टास्क यहां पर चलाने पड़ेंगे, उसका नेटवर्क कैसे बनाएंगे। अब यहां पर क्या है, सबसे लंबा जो बड़ा पाथ होगा, मतलब सबसे लंबा, और किस बेसिस पे, जितना ये समय ले रहा है, वो पाथ को हम कहेंगे क्रिटिकल पाथ। सबसे बड़ा सबसे लंबा पाथ क्रिटिकल पाथ होगा। और अगर इस क्रिटिकल पाथ के काम नहीं हो पाते हैं, कोई भी पीछे रह जाता है, इसका मतलब यह है कि आपका शेड्यूल सफर करने वाला है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब यह है कि अब आपको बताना है कब कौन सी चीज कहां होनी है, कौन सा टास्क कब खत्म होगा, कौन किसके साथ खत्म होगा, किसके पहले कौन सा खत्म होना चाहिए। तो इसे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कहते हैं। तो जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के शेड्यूलिंग टूल्स हैं या तकनीकें हैं, वो हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में भी लगा सकते हैं। तो इसमें दो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग मेथड्स हैं, तरीके हैं। एक है PERT, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। दूसरा है क्रिटिकल पाथ मेथड। दोनों एक जैसे ही हैं। एक में हम एक्टिविटी, इस वाले में हम एक्टिविटी को हम यहां लिखते हैं बक्से में, इसको हम यहां पर एक्टिविटी को हम एरो में लिखते हैं। यहां हमारे पास टाइम का आइडिया नहीं होता है, एस्टिमेशन का आइडिया नहीं होता है, यहां हमें क्लियर पता होता है। ये जो है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ये आपका जो है डिटर्मिनिस्टिक टेक्निक है। ये जो है आपका, इसमें हम स्टैटिस्टिकल इसलिए क्योंकि पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली तीनों लेते हैं, उसका एवरेज करते हैं। यहां पर हमारे पास क्लियर पता होता है। ऐसे तमाम डिफरेंस हम देखेंगे, लेकिन अभी ये बता दूं कि इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं। मैं बता दूं जो PERT है, ये स्टैटिस्टिकल टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और यहां पर हमको बस ये पता करना होता है, जानने की कोशिश करते हैं कौन सा टास्क किसके बाद आ रहा है, कौन किसके पहले खत्म होगा। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी के लिए। क्रिटिकल पाथ मेथड वही काम करता है जो PERT करता है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें और जुड़ जाती हैं। एक तो हमको फिक्स पता होता है टाइम का, दूसरा क्रिटिकल पाथ पता होता है कि सबसे लंबा जो पाथ है समय वाला, और वो जो पाथ है उसको कंप्लीट होना ही पड़ेगा, उसके हर एक टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जितने भी मैंने आपको ये बताया, इसके आगे हम गैंट के बारे में भी बात करेंगे। हेनरी गैंट साहब ने गैंट चार्ट बनाया है। तो ये सारी की सारी तभी आगे बढ़ेंगे जब ये इनपुट इसको मिले जो पहले की प्रोजेक्ट प्लानिंग की गतिविधियां हो चुकी हैं। पहला, आपने एफर्ट एस्टिमेट कर लिया हो, और जो प्रोडक्ट फंक्शन है, जो भी काम करना चाहता है आपका प्रोडक्ट, उसका डिकम्पोजिशन प्रॉपर हो गया हो, साइजिंग प्रॉपर हो गई हो, स्कोप लिखने के बाद साइजिंग प्रॉपर हो गई हो, आपको सारी चीजें पता हो, और कौन सा प्रोसेस मॉडल आप यूज कर रहे हैं, और टास्क सेट आपने डिसाइड कर लिए हो, ये काम होंगे। और उसके बाद इन टास्क, अगर कोई बड़ा मेजर टास्क बनाया है, उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन, जो टास्क जो एक्चुअल इसमें आएंगे वो भी आप यहां पर दर्शाएंगे। प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT। अब इस PERT में देखिए इसको किया कैसे जाता है, बहुत ब्रीफ में बताऊंगा मैं आपको। ये सारी एक्टिविटीज है ABCDE। ये जो एक्टिविटीज है, इसके पहले कौन सी एक्टिविटी आएगी वो ये प्रीसीडिंग में दिया जाता है। इसमें कंप्लीशन टाइम जो है वो दिन में दिया जाता है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। जैसे एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा कि हाँ भाई इसमें होना चाहिए,
पेसिमिस्टिक बोलेगा कि नहीं 7 दिन से कम तो हो ही नहीं सकता। मोस्ट लाइकली कहेगा 5 नहीं 7 नहीं 6 में हो जाना चाहिए। तो हर एक एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक तीनों होंगे। तो इसकी वैल्यू आप जो फाइनल लेंगे वो कैसे लेंगे उसको देखिए। जैसे ये 5 6 7 उठाता हूं मैं, तो ये 5 यहां रखेंगे आप, 6 को आप एक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मली 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 7 करेंगे, डिवाइडेड बाय आप 6 करेंगे। नॉर्मली आप क्या सोचेंगे 5 + 6 + 7/3, ऐसा नहीं, मोस्ट लाइकली को हम वेट देते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो इसकी एक्टिविटी की, आप ए एक्टिविटी की फाइनल वैल्यू लेंगे। ठीक है जी। एक एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर एक्टिविटी है ABCDE, ड्यूरेशन है 3 4 5 3 4, और ये डिपेंड करता है किस किस पे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, तो ये स्टार्ट शुरू हो गया। अब आप देखिए सबसे पहले ए शुरू हो रहा है क्योंकि उसके पीछे की कोई एक्टिविटी नहीं है, डिपेंड नहीं है, तो ए शुरू होगा और ड्यूरेशन इसका 3। तो गोला बनाएंगे ऐसे और उसमें ए लिखेंगे और यहां पर 3 लिख देंगे। समझ में आ गया? ए एक्टिविटी और 3 इसका ड्यूरेशन है, 3 दिन हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं। अब आप देखिए ए के ऊपर कौन कौन डिपेंड करता है। ए के ऊपर बी डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर सी डिपेंड कर रहा है, यानी ए से 2 एरो निकलने वाले हैं और वो कहां जाएंगे, बी और सी में। तो बी और सी में चले गए यार। बी को कितना समय लग रहा है 4, तो बी आपने बनाया 4 लिख दिया, सी आपने बनाया और 5 लिख दिया, ये इसका 5 हो गया। अब आप देखिए बी और सी पे कौन कौन डिपेंड कर रहा है। बी पे डिपेंड कर रहा है डी, बी पे डिपेंड कर रहा है ई। तो आप देखिए बी से 2 निकलेंगे, कौन कौन से निकलेंगे, डी और ई, एक ये एरो और एक ये एरो ई। लेकिन आप देखेंगे कि जो सी है, ये जो ई है वो 2 पे डिपेंड कर रहा है, बी पे तो कर ही रहा है, सी पे भी कर रहा है। तो सी से भी एक एरो निकलेगा जो ई पे जाएगा। और डी का टाइम क्या है 3, यहां लिख देंगे। ई का कितना टाइम है 4, यहां लिख देंगे। और फाइनली क्या करेंगे आप, इसको एंड कर देंगे। ये आपका बन गया प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT चार्ट। क्रिटिकल पाथ मेथड या सीपीएम। सीपीएम भी PERT की तरह जो प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा रिफाइंड है। ये आपका डिटर्मिनिस्टिक तरीका है। जो PERT था वो आपका स्टैटिस्टिकल था, यानी ये जो फिक्स नंबर दिया हुआ है, फिक्स ड्यूरेशन ए एक्टिविटी के लिए, वो अगर PERT में होता तो एक ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू मिलती है आपको, एक पेसिमिस्टिक मिलती, एक मोस्ट लाइकली मिलती, फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते और 6 करते, फिर आपको फाइनल वैल्यू आती। तो यहां जब हम जो नोड बनाएंगे वहां आपका यहां एक्टिविटी का नाम होगा, जैसे ये ए है तो यहां ए आएगा, ड्यूरेशन यहां पर 4 आएगा, इस यहां पर होगा तो 4 आएगा। ईएस और ईएफ में ईएस का मतलब होता है अर्ली स्टार्ट और ईएफ का मतलब होता है अर्ली फिनिश। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं ये कैसे करेंगे। देखिए इसको ध्यान से देखिए, स्टार्ट हम यहां से शुरू कर रहे हैं, मतलब ए के पहले कुछ भी नहीं है, सी के पहले कुछ भी नहीं है, दोनों स्टार्ट से ही शुरू हो रहे हैं, यानी ए और सी स्टार्ट से ज्वाइन होंगे। पहले आप स्टार्ट बनाएंगे तो यहां से एक निकलेगा ए के लिए, एक निकलेगा सी के लिए। तो यहां आ गया आपका ए, यह आ गया सी। ए के लिए ड्यूरेशन कितना है 4, तो यहां 4 लिखेंगे आप। सी के लिए कितना ड्यूरेशन है 5, यहां लिख देंगे। ओके, अब आप देखिए कि ए और सी पे कौन कौन से डिपेंडेंट है। ए पे आपका बी डिपेंडेंट है और सी पे आपके बी और डी दोनों डिपेंडेंट है। तो सी से शुरू करते हैं। सी से 2 लकीरें निकलेंगी, किस किस को निकलेंगी, एक बी को एक डी को। तो यहां पर एक बी बनाएंगे, एक डी बनाएंगे, 2 लकीरें बनाएंगे, एक ये और एक ये। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो बी है वो ए पे भी डिपेंडेंट है, तो ए की एक लकीर यहां से जाए। बी के लिए कितना ड्यूरेशन है 3, तो बी यहां लिखेंगे, 3 यहां लिखेंगे। और डी के लिए कितना ड्यूरेशन है 10, तो डी यहां लिखेंगे, 10 यहां लिखेंगे। अब आप देखिए ई की किस किस पे डिपेंडेंट है, ई बी और डी दोनों पे डिपेंडेंट है। तो बी से एक लकीर निकालेंगे, डी से एक लकीर निकालेंगे, कहां जाएगी ई पे, तो आपका यहां पर ई आ जाएगा। ई के लिए टाइम कितना है 5। आप फिनिश करेंगे, फिनिश किस किस से जा रहा है, ई और डी से। तो ई से एक लकीर निकालेंगे, डी से एक लकीर निकालेंगे और ये जाएगा एंड पे। क्लियर हो गया, ऐसे बनेगा ये। अब इसमें अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश का मतलब ये है, ये तो 0 से शुरू हो रहे हैं दोनों, लेकिन ये बी कब शुरू हो सकता है। देखिए ए से एक लकीर आ रही है और सी से आ रही है। ए का ड्यूरेशन है 4, सी का ड्यूरेशन है 5, तो मैक्सिमम कौन सा है 5, तो यहां पर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अर्ली फिनिश की भी वैल्यू आती है। अब इसमें हम निकालेंगे आपके क्रिटिकल पाथ,
कौन सा क्रिटिकल, क्योंकि इसका काम ही क्रिटिकल पाथ है। देखिए क्रिटिकल पाथ के लिए सबसे पहले ए बी जोड़िए, ए बी और ई, क्या जोड़ना है इसमें, 4 3 और 5 कितना हुआ 12। सी डी, सी और डी ऐसे भी जा सकते हैं आप, तो 5 और 10 15। फिर लेंगे सी बी ई, सी बी और ई कितना हो गया 5 3 और 5 कितना आया 13। अब आप लेंगे सी डी ई, सी डी ई, फिर फिनिश करेंगे, कितना आ गया 5 10 5 20 आ गया। सबसे मैक्सिमम कौन सा है इसमें, इसमें सबसे मैक्सिमम है 20। क्रिटिकल पाथ क्या हुआ सी डी। PERT प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक है, CPM क्रिटिकल पाथ मेथड है, लेकिन दोनों ही प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के तकनीक है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। दोनों का काम यही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये आपको बताता है हर एक टास्क के लिए कितना टाइम लगेगा और टोटल टाइम कितना लगेगा कंप्लीशन के लिए। यहां पर आपको एस्टिमेशन या क्लियर नहीं होता है, एकदम क्लियर नहीं है आपका। यहां पर आपका ये भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, इसमें भी यही काम होता है, लेकिन इसमें क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल टास्क हम देखते हैं, हमें बिल्कुल फिक्स होता है, यहां पर एस्टिमेशन क्लियर होता है। PERT क्या करता है, जो प्रोजेक्ट है इसको इवेंट और एक्टिविटी में डिवाइड करता है, और फिर इसका सीक्वेंस क्या होगा, कौन किसके बाद आएगा, कौन किसके साथ काम करेगा, कौन कितना समय लेने वाला है, वो ये वाला काम करता है। ये भी क्रिटिकल पाथ मेथड भी यही करता है। यहां पर आपकी एक्टिविटीज होंगी जो आपस में इंटरैक्ट करेंगी, एक तरीके से टास्क नेटवर्क बनता है। जो PERT है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। जैसे इसका ड्यूरेशन बिल्कुल फिक्स है 4 डेज, इसका ड्यूरेशन हो सकता है आपका ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। हो सकता है कि आपके ऑप्टिमिस्टिक जो होगा वो आपको 4 दिन दे दे, पेसिमिस्टिक आपको 7 दे दे, मोस्ट लाइकली आपको दे दे मान लीजिए 6। तो ये जो फाइनल ड्यूरेशन निकलेगा वो 4 + 4 × 6 + 7 / 6 ऐसे करके निकलेगा। जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है ये उस जगह यूज होते हैं जहां पर जॉब्स या काम नॉन रिपीटेटिव होते हैं, और ये खास तौर पे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा यूज होता है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जैसे कंस्ट्रक्शन वाला काम है, जहां रिपीटेटिव काम हो रहा है वहां पर ये यूज होता है। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जैसे मैंने बताया आपको कि यहां पर रिजल्ट आएगा इवेंट बेसिस पे, यहां पर आएगा गतिविधियां या एक्टिविटी बेसिस पे। यहां पर आपका टाइम अनसर्टेन होता है, आपको समय के बारे में पहले से पता नहीं होता है। ये CPM तभी काम करता है, या CPM हम तब यूज करते हैं जब समय बिल्कुल अच्छी तरीके से पता हो। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में जब हम टास्क बना लेते हैं, टास्क कहां से आया, पहले हमने प्रोजेक्ट का स्कोप बनाया, उसके बाद हमने फंक्शन निर्धारित किए क्या क्या काम होंगे, फिर हमने टास्क डिफाइन किए कि इन फंक्शन को करने के लिए हमें क्या क्या अलग अलग काम करने पड़ेंगे। ये जो टास्क है, काम जो हम कर रहे हैं, इसमें आपस में इंटरडिपेंडेंसी होगी, कोई काम किसी के बाद में होगा, कोई काम साथ में होंगे। तो ये जो टास्क है इसको बनाना, यानी एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इसको डिफाइन किया जाता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स का मतलब ही समझ रहे होंगे आप कि काम को इस तरीके से विभाजित करना ताकि उनको प्रॉपरली किया जा सके, उनकी टाइमलाइन डिसाइड किया जा सके, वो कब शुरू होंगे कब खत्म होंगे ये डिसाइड किया जा सके। तो पूरे प्रोडक्ट के लिए, या हो सकता है कि अलग अलग फंक्शन के लिए हमने ऐसे टास्क डिवाइड कर दिए कि ये टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है। अब PERT और CPM दोनों ही क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। PERT है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक, CPM है आपका क्रिटिकल पाथ मेथड। काम दोनों ही एक करते हैं, सब में टास्क होते हैं, टास्क का नेटवर्क बनता है, और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की तकनीक है। CPM में हम क्रिटिकल पाथ ज्यादा देखते हैं, तो इन दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिटिकल पाथ जानने के लिए। एक यहां छोटा सा एग्जांपल है, वैसे तो एक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का है, लेकिन मान लीजिए आप यहां से शुरू करते हैं और अंत करना चाहते हैं, तो सबसे लंबा जो रास्ता आप टास्क को लेके चलेंगे,
सबसे लंबा रास्ता टाइम के हिसाब से, सबसे लंबा रास्ता जो होगा उसी को हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। यानी वो पाथ जो ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को डिसाइड करता है और उसमें जितने भी आपके टास्क आएंगे, काम आएंगे, उनको आपको करना होगा। एक स्टैटिस्टिकल मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को गणना करने के लिए अगर मान लीजिए हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक बहुत है, हम पेसिमिस्टिक हैं और हम मोस्ट लाइकली बताते हैं। जैसे हमने कहा ये काम तो भाई ऑप्टिमिज्म वाला कहेगा ये तो 4 दिन में हो जाएगा, पेसिमिस्टिक कहेगा ना ये तो 7 दिन में होगा, और बीच वाला जो मोस्ट लाइकली कहेगा कि ये तो 6 दिन में होगा। तो हम क्या करते हैं 4 इंटू ये 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बीच वाले को और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से। इस तरीके की हमारी और भी स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं जिससे हम मोस्ट लाइकली एस्टिमेट निकाल लेते हैं कि ये समय जो हमने अनुमान लगाया है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद हम एक बाउंड्री टाइम निकालते हैं, यानी कोई भी टास्क है उसका विंडो, ये मान लीजिए मैंने टास्क इसके अंदर डाल दिया तो ये कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। पर्ट और सीपीएम दोनों ही इसका इस्तेमाल करते हैं। गैंट चार्ट क्या है? अब एल्डमिकी साहब है, रशियन थे, उन्होंने इसको पहली बार प्रपोज किया था, लेकिन चूंकि उन्होंने रशियन में लिखा था तो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया। फिर हेनरी गैंट साहब आए, उन्होंने इसको फॉर्मली प्रेजेंट किया ताकि हम लोग जाने। गैंट चार्ट केवल एक्स और वाई एक्सिस में आपके रिप्रेजेंटेशन है और उसके इंटरसेक्शन पे आपको टाइम मिलता है। कहने का मतलब अगर आप इसको एक्स एक्सिस लें और इसको वाई एक्सिस लें, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे आपके सारे काम होंगे जो भी आपने टास्क डिसाइड किए हैं, और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे होगा समय। तो जब काम और समय का इंटरसेक्शन होगा, जैसे मैंने यहां पर प्लानिंग की लाइन बनाई और यहां पर टाइम की, इसका मतलब ये यहां से शुरू होगा और फिर इंटरसेक्शन देखिए इसके एंड का, इसके टाइम से, वो यहां पर खत्म होगा। सीधा मतलब ये है। अब आपस में देखिए इनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है कि ये जब चल रहा होगा तो इसी बीच ये भी शुरू हो गया और ये इसके थोड़ा बाद में खत्म हो रहा है जाके। ये काम ये काम ये काम कुछ हद तक, जैसे ये हद तक, या इन तीनों कब कितना चलेंगे यहां से बताता हूं। इस समय अंतराल में ये तीनों काम एक साथ चल रहे हैं, ये वाला टाइम। तो कॉन्करेंसी साथ में यहां पे सीक्वेंस दिखा रहे हैं आप कि इसके बाद ये होगा, थोड़ा सा साथ में, मतलब जैसे ये खत्म हो रहा होगा ये इंप्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। तो ये एक अंदाजा दे देता है आपको कि आपका काम किस समय कहां पहुंचा है। तो गैंट चार्ट ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है, ये हर जगह यूज होता है, चाहे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका। यहां पर आप शेड्यूल दिखाते हैं, समय का अनुमान लगाते हैं या बताते हैं कि आपका काम कब खत्म होगा, कब शुरू होगा, इतने समय में ये कंप्लीट होगा। जो बड़े बड़े काम है इसको हम, जैसे बहुत बड़ा काम है हमारा, फॉर एग्जाम्पल डिजाइन। अब डिजाइन एक बड़ा काम है, इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, इसके हम पहले हमको आर्किटेक्चर बनाना होगा, आर्किटेक्चर के बाद हम डिजाइन पैटर्न लेंगे, तमाम तरीके की चीजें करनी होंगी, उनको हम टास्क कहेंगे। तो एक बड़े काम को टास्क में डिवाइड करेंगे और फिर हम ये डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे कौन सा काम कब होगा और कौन सा किसके बाद होगा। तो एक गैंट चार्ट ये आपको बताता है कि वो सारे काम या एक्टिविटी टाइम के अगेंस्ट, ये काम टाइम के अगेंस्ट केवल इसको प्रोजेक्ट करता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर ये कहे कि ग्राफ है, या कहें एक्स और वाई एक्सिस है, या ये कहें कि एक्सेल शीट है। तो अगर हम गैंट चार्ट के बारे में बात करें तो इसका काम ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए होता है। आपको प्रोजेक्ट को प्लान करना होता है, इन सारे टास्क को, एक्टिविटी को, वर्क को आपको शेड्यूल करना होता है, सीक्वेंस करना होता है और यह बताना होता है कौन सा किसके बाद कब कंप्लीट होगा। एक सिंपल सा गैंट चार्ट अगर आप बनाना चाहें तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले देखिएगा ये जो है इसका नाम, ये होता है टास्क का नाम। तो यहां पर जो भी आपको दिख रहे हैं वो सारे टास्क हैं, काम हैं जो होने हैं। ये जो पहला तो कॉलम नंबर का है, लेकिन जो असली कॉलम यहां से शुरू होता है ये आपके अलग अलग काम हैं, इनको टास्क नेम कहते हैं। ये जो आप यहां देख रहे हैं
ये कुछ बोर्ड में दिख रहे हैं, कुछ इसके नीचे दिख रहे हैं, यानी ये आपका मेन काम है, ये इसके सब टास्क है। ये मेन टास्क है और उसके नीचे आपके सब टास्क है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आ रहा है वो आपको बता रहा है कि ये काम कब शुरू हो रहा है। मान लीजिए आप इसी के बारे में बात कर लें, ये एक समय बता रहा है कि ये तब शुरू हो रहा है। स्टार्ट पोजीशन। फिनिश का मतलब है कि यही काम इस समय खत्म हो रहा है। कब खत्म हो रहा है? इस समय खत्म हो रहा है। अब यहां पर आपको दिया जा रहा है, ये जो 5वीं जगह पे है, ये आपका ड्यूरेशन। यहां पर आपको ड्यूरेशन लिखना पड़ेगा। ड्यूरेशन मतलब शुरुआत कब हो रही है और अंत कब हो रहा है, उसके बीच का अंतराल, उसके बीच का डिफरेंस। ये 4D इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम डे में दिखाना चाहते हैं। यहीं पर आप 4H लिख देते तो आवर हो जाता। अगर आप 4W लिख देते तो 4 वीक हो जाता, है ना। एक टास्क जिसका ड्यूरेशन 0 होता है वो माइलस्टोन होता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे एक डायमंड बना हुआ है। ये जो डायमंड बने हुए हैं ये आपको बताते हैं कि यहां पर काम खत्म हो रहा है, या फिर कहें कि एक सब्सटैंशियल रिजल्ट या वर्क प्रोडक्ट आपको इस प्रोजेक्ट का मिल रहा है। अगले पे आते हैं, ये छठवां, ये बताता है परसेंट कंप्लीट, कितना काम हो चुका है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे अगर आप यहां पर देखें, अब इधर पे आइएगा, यहां पर आपको ये स्टार्ट बता रहा है, ये आपको एंड बता रहा है। और क्योंकि ये 25% काम हुआ है तो आप देखेंगे कि ये जो कलर से एक अलग कलर से ये 25 वाला रंग दिया गया है, मतलब 25% हो गया है। यहीं पर आप देखेंगे कि ये 1 डे है और 100% कंप्लीट हो गया है, तो ये काम पूरा का पूरा एक दूसरे कलर से रंग दिया गया है, राइट। तो ये 7 जो हो गया आपका, ये आपको बता रहा है कितना प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो जो परसेंट कंप्लीट है वो आपको किसी डिफरेंट कलर से दिखाना होता है। ये सारी लाइन जो आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये सारी इन लाइनों को कहते हैं कनेक्टर लाइन। क्या कहते हैं? कनेक्टर लाइन। और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये आपका टास्क है। ये बेसिकली जिसकी भी बारे में बात कर रहे हैं वो सारे ये जो है टास्क है। और एक के नीचे लिखने का मतलब ये है कि ये कॉन्करेंटली हो रहे हैं, जो कि इस शेड्यूल के हिसाब से डिसाइड हुआ है। और डायमंड मैंने आपको बता दिया, जहां डायमंड आएगा इसका मतलब ये काम कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका गैंट चार्ट हुआ। तो जब आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनाना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज कब करनी है, कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, तो इससे पहले आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करना होता है। मान लीजिए अगर आपको स्कूल में कोई इवेंट करना है, अब स्कूल का कोई इवेंट है, इसमें कल्चरल एक्टिविटी क्या क्या होगी, कौन कौन दिया जलाएगा, मतलब प्रज्वलित कौन करेगा, आप डायरेक्टर को कब बुलाओगे या प्रिंसिपल को कब बुलाओगे, किस समय वो स्पीच देगा, शुरुआत में देगा कि एंड में देगा। अच्छा, मिष्ठान यानी फूड या क्या रिफ्रेशमेंट कब देना है आपको, कितना देना है, ये सारे काम आपको डिवाइड करने पड़ेंगे ऐसे ऐसे करके। इसको हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर कोई ऑटोमेटेड टूल है, आजकल तमाम तरीके के ऑटोमेटेड टूल्स हैं आपके पास, जैसे प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट का टूल है वही आपके माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, वो एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो जो वर्क ब्रेकडाउन है, ये जो WBS है, यही इनपुट होता है टास्क निकालने के लिए। जैसे आप WBS का इनपुट देते हैं, अपने आप टास्क निकल के आ जाते हैं। तो एफर्ट, ड्यूरेशन और स्टार्ट डेट, यानी स्टार्ट कब हो रहा है, कितना समय लगेगा, क्योंकि स्टार्ट डेट और ड्यूरेशन मिल गया तो एंड डेट मिल जाएगी, और साथ में कितना एफर्ट लग रहा है हर एक टास्क के लिए, आपको उसका कितना काम हो रहा है, एफर्ट, वो आप एस्टिमेट करेंगे, स्टार्ट डेट देंगे और उसके बाद ड्यूरेशन देंगे, तो एंड डेट अपने आप वो ले लेगा। टास्क हर एक आदमी को दिया जा सकता है या आदमियों को दिया जा सकता है। तो ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हैं, यानी कि आपका काम और आपका शेड्यूल, यानी टाइमलाइन के हिसाब से, टाइम स्केल के हिसाब से जो आपने शेड्यूल को दिखाया है, उसी को हम गैंट चार्ट या टाइमलाइन चार्ट भी कहते हैं। हेनरी गैंट साहब ने इसको प्रपोज किया था। एक टाइमलाइन चार्ट, इसको हम पूरे प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हैं, या आपके पास कोई बड़ा सा फंक्शन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप अलग से भी गैंट चार्ट बना सकते हैं, इंडिविजुअल के लिए भी बना सकते हैं। अब अगर आप यहां पर एक फिगर देखें, ये भी दिखाया है हमने, इसमें जो है मान लीजिए वर्ड प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, कॉन्सेप्ट स्कोपिंग इसका एक टास्क है। तो उस टास्क के बारे में यहां पर आपको बताया गया है कि कैसे चलेगा ये।
तो जितने भी प्रोजेक्ट के टास्क है वो आप इस कॉलम में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड कॉलम में, ये जो यहां पर देख रहे हैं ये टास्क है, ये काम है। और ये जो हॉरिजॉन्टल टाइम यहां पर है, हॉरिजॉन्टली इस ऐसे में आपको ये टाइम बता रहा है कि वीक 1 डे 1 ये वाला काम, वीक 1 डे 1 ये वाला काम, प्लान स्टार्ट एक्चुअल स्टार्ट, प्लान स्टार्ट एक्चुअल स्टार्ट, ये सब चीजें जो है वो हम गिनेंगे क्योंकि अर्न वैल्यू एनालिसिस हम इसी से करेंगे। फिलहाल तो आप यहां से देखिए कि यहां से शुरू हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है ये वाला काम, ऐसे समझिए। तो मल्टीपल बार्स अगर आप देखेंगे कि एक साथ आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे ये तीनों एक साथ एक के ऊपर एक है, ऐसा ऐसा ऐसा, इसका मतलब ये कॉन्करेंसी में है, एक साथ तीनों काम हो रहे हैं। डायमंड जहां जहां आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये माइलस्टोन्स हैं। तो जो प्रोजेक्ट टेबल्स हैं इसको भी बनाया जाता है, यानी कि जो टेबुलर लिस्टिंग है इस टेबल के रूप में, मतलब आप उसको एक्स और वाई जिस तरीके से हम एक नॉर्मल टेबल बनाते हैं वैसे बनाएंगे, और ये फाइनली हमको ये बताएगा कि कौन सा कब शुरू हो रहा है, कौन सा कब खत्म हो रहा है, ये टास्क होगा। यही बेसिकली देखते ही आप बता सकते हैं कि ये काम अभी था, अभी नहीं हुआ, कब होना चाहिए था, और फिर इसको हम ट्रैक और कंट्रोल करते हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूल एक रोड की तरह है, रोड मैप की तरह है। यानी प्रोजेक्ट शेड्यूल आपके सामने अगर है, ये आपके नजर के सामने है, तो आप बता सकते हैं, मान लीजिए आप एकदम यहां पर इस समय देखना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं कौन कौन से काम हो गए हैं, कौन कौन से अभी चल रहे हैं, और कौन कौन से अभी शुरू नहीं हुए हैं। ठीक है जी, यहां देखते ही बता सकते हैं आप। तो इसको हम ट्रैक और कंट्रोल ऐसे ही कर सकते हैं। खास तौर पे माइलस्टोन, हर माइलस्टोन पे रुक के आप देख सकते हैं कौन कौन से हो गए, कितने हो गए, आगे कैसे करना है। तो ट्रैकिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे देखिए, हर जगह आप रिव्यू भी देख रहे हैं, क्या करना है आपको, आपके जो जो काम लोग कर रहे हैं उनके सीनियर्स को लीजिए और मीटिंग कर लीजिए, उनसे पूछिए कि भाई कितना प्रोग्रेस हुआ है, अगर प्रोग्रेस नहीं हो पाई तो प्रॉब्लम क्या रही। उसके बाद जो आपके पास जो जो रिव्यू आया वो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में आपको इवैल्यूएट करना होगा, केवल यहां नहीं, पूरा जो डिजाइन है आपका, टेस्टिंग है, सब में करना होगा। अब ये देखेंगे कि ये जो माइलस्टोन है वो अचीव हुए कि नहीं हुए, वो उस समय तक आपने कर लिए कि नहीं कर लिए, और नहीं किए क्योंकि हम एक्चुअल टाइम देखेंगे, एक्चुअल स्टार्ट कब हुआ, और प्लान स्टार्ट क्या था, प्लान स्टार्ट ये था, एक्चुअल ये हुआ, और प्लान कंप्लीट यहां पर हुआ, एक्चुअल कंप्लीट यहां हुआ, कितने लोग असाइन हुए, कितना इनको अपने एफर्ट अलोकेट किया, कितने लोग अलोकेट किए। तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग डेट क्या थी, एक्चुअल में कब स्टार्ट हुआ, और उसके बाद क्या डिफरेंस आया, ये सब रिसोर्स टेबल में आपको दिख रहा है। आप कई बार जो है प्रोग्रामर से अलग से मिल सकते हैं, उनसे प्रॉब्लम निकाल सकते हैं कि भाई इस प्रोग्रेस में या फिर इस काम के ना होने का क्या कारण है। इसके बाद आप अर्न वैल्यू एनालिसिस, जिसका हम डिस्कस करेंगे, उसका उपयोग करते हैं ताकि आप क्वांटिटेटिवली नंबर में बता सकें कि हमारा प्रोजेक्ट पीछे है टाइम के हिसाब से, और ड्यूरेशन के हिसाब से पीछे है, और कॉस्ट के हिसाब से। बेसिकली अर्न वैल्यू एनालिसिस टाइम और कॉस्ट के हिसाब से आपको बताता है कि पीछे है या नहीं है, और है तो कितना है। कंट्रोल, अब यहां पर ट्रैक तो आप यहां से कर रहे हैं, कंट्रोल कैसे करेंगे। कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रित कैसे करेंगे। जब आपकी गाड़ी बहुत तेज जा रही हो और सामने आपने देखा कि एकदम से आपका सिग्नल चेंज हो गया या कोई आ गया, तो आप कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। या अगर आपको कहीं पहुंचना है जल्दी तो आप क्या करते हैं, आपको खाली रोड दिख रही है तो आप एक्सीलेटर को थोड़ा तेज दबाते हैं, तो आप नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये नियंत्रित करना प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में होता है। वो कैसे करेगा, वो ये देखेगा कि जो प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज लगाए हैं, रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, आदमी हो सकता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो उसकी गणना और आंकलन करेगा। वो देखेगा कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कौन सी है, और अगर ऐसी मैं बताता हूं प्रॉब्लम आएगी तो क्या करेगा, नहीं आएगी तो क्या करेगा। लेकिन ये भी करना है कि वो प्रोजेक्ट स्टाफ को गाइड करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर, देखो साहब ये करो, ये नहीं करो, ये तब करो, वो तब मत करो। ये भी काम प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। अगर सब चीजें सही चल रही है, हम माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं, यहां पर हमने अचीव कर लिया, यहां अचीव कर लिया, समय के हिसाब से कर लिया, अगर चीजें ठीक चल रही हैं तो वो थोड़ा सा अपना शिकंजा नहीं कसेगा, थोड़ा हल्का रखेगा।
प्रोजेक्ट मैनेजर। इसका मतलब प्रोजेक्ट अगर शेड्यूल पे है, पैसा भी जितना चाहिए, जितना खर्च होना चाहिए इस समय तक हो गया है, और उसके बाद आपने रिव्यू लिया तो देखा कि प्रॉपर प्रोग्रेस चल रहा है और माइलस्टोन हम आसानी से समय के अनुसार हम अचीव कर रहे हैं, हम वहां तक पहुंच रहे हैं। कंट्रोल थोड़ा सा हल्का सा होगा, नियंत्रण। लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का फर्ज बन जाता है कि वो इसका नियंत्रण करे, और नियंत्रण ही ना करे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। उसके लिए वो क्या कर सकता है, वो देखता है इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा, तो यहां पर और लोगों को लगा देगा। ये बोल रहे हैं हमारे पास ये नहीं है, हार्डवेयर नहीं है या सॉफ्टवेयर नहीं है, वो फटाफट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीद के दे देगा। स्टाफ, जैसे मैं कहा, स्टाफ अगर आपको, जैसे आपने इतने लोग लगाए हैं, 2-3 लगाने पड़े, तो एक और आप उठा के यहां से उठा लेंगे या हायर कर लेंगे, ये काम वो कर सकता है। और अगर बाई चांस कुछ इधर उधर होता है तो इस पूरे शेड्यूल को रीडिफाइन करना, यानी आप दोबारा इसको बनाएंगे नए टाइमलाइन के हिसाब से। अगर कभी एक ऐसी समस्या आती है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ले लें या कोई भी प्रोजेक्ट ले लें आप, वहां पर आपका डेडलाइन का प्रेशर हमेशा होता है। क्योंकि डेडलाइन कहां से आती है, ये आती है मार्केट से। आपके स्टेक होल्डर्स या जिन्होंने आपको काम दिया है वो आपको एक डेडलाइन देते हैं, और अगर डेडलाइन बड़ी सीवियर है तो कई बार जो अच्छे समझदार प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो एक तरीका अपनाते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और कंट्रोल का। शेड्यूल मतलब होता है टाइमलाइन कि कौन सा काम कब होगा। कंट्रोल का मतलब इस पे नियंत्रण रखना कि भाई कोई काम कब तक होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको करवाने के लिए। तो यहां पर एक तकनीक होती है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग का भी मैं बताता हूं। क्या होता है कि हम पूरा प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर पा रहे, मान लीजिए हमारा स्टार्ट डेट ये था, एंड डेट ये है, और हम यहां पर डिलीवर नहीं कर पा रहे और हमको समझ में आ रहा है कि हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि हमेशा हम इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर का पैराडाइम यूज करते हैं। इसका मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अलग अलग मैंने आपको बताई, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल, आप आजकल जो है एजाइल चल रहा है, लेकिन ये एजाइल में भी इंक्रीमेंटल आप लगा सकते हैं अगर आप एजाइल यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या करेंगे कि हम जो हर एक डिलीवरी होगी उसके बाद एक नया शेड्यूल बनेगा, एक डिलीवरी के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे आप। तो क्या करेंगे हम कि जितने भी काम, मान लीजिए आप पहला इंक्रीमेंट दे रहे हैं, ये फर्स्ट इंक्रीमेंट आप दे रहे हैं यूजर को, और उसके बाद आप दूसरा इंक्रीमेंट देंगे, फिर तीसरा इंक्रीमेंट देंगे, ऐसे। तो पहला इंक्रीमेंट जब आप दे रहे हैं तो इसके लिए हम टास्क जो डिसाइड करेंगे उस टास्क का प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और कंट्रोल करेंगे हर एक के लिए, और हर एक काम का हम टाइम बॉक्सिंग करेंगे। यानी ये मान लीजिए एक टास्क, वैसे तो मल्टीपल टास्क होंगे, इसको हम एक बक्से में, टाइम के बक्से में बंद कर देंगे। ये इसका स्टार्टिंग टाइम है, ये इसका एंडिंग टाइम है, और इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। यानी हम ये देख रहे हैं कि भाई डिलीवरी डेट ये थी, नहीं हो पाई या फिर नहीं हो पाएगी, तो पीछे जाके फिर से हम रीएडजस्ट करेंगे। इसका मतलब ये है शेड्यूल हर एक टास्क का आपको इधर उधर करना पड़ेगा, पीछे जाके डिलीवरी इस इंक्रीमेंट की डेट जो होगी वहां से पीछे जाके कि देखो ये टास्क, ये वाला इसके लिए हमको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो हर एक टास्क में मैंने जैसे बताया एक बक्सा डाल देंगे, इसीलिए इसको टाइम बॉक्सिंग कह रहे हैं। अब ये काम मान लीजिए इस तरीके से, बड़ा बताता हूं आपको क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अपने एक काम, ये टास्क है, एक काम है, ये चल रहा है, जैसे ये 10% प्लस या माइनस में आएगा, मान लीजिए आप 90% कर चुके हैं, 10% बाकी रह गया, तो यहां पर हम इस काम को छोड़ देंगे या रोक देंगे, हम दूसरा काम शुरू कर लेंगे, दूसरा काम यहां से शुरू हो जाएगा। अब आपका सवाल होगा, जब ये काम कंप्लीट हुआ ही नहीं है तब आप कैसे आगे बढ़ रहे हो भाई, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो टाइम बॉक्सिंग में ये है कि 90% अगर आपने काम कर दिया है तो 90% काम तो हो गया, 100 में से 9, 10 में से 9 काम कर दिया तो बहुत अच्छा हो गया। ये जो बाकी का 10% है इसको हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट में डाल देंगे, नेक्स्ट इंक्रीमेंट में कर लेंगे, या फिर इसको हम बाद में कभी कर लेंगे, कभी बाद में। हम क्या है, ये 10% काम अभी तक नहीं हो पाया है,
इसका मतलब ये है कि इसको करने में हमको बहुत टाइम लगने वाला है या ज्यादा टाइम लगेगा, ये हमारी टाइम बॉक्सिंग या ये कहे कि टाइमलाइन को खराब कर देगा। तो इस 10% काम को हम छोड़ देंगे। यहां पर फंसे रहने से अच्छा है कि हम थोड़ा नेक्स्ट इंक्रीमेंट में बढ़ जाएं और इसको डिलीवर कर दें, 90% के साथ डिलीवर कर दें। ये होता है टाइम बॉक्सिंग। तो इससे क्या होता है, 10-10% करके आप सारे टास्क में बचाएंगे तो आपकी डिलीवरी डेट जो है अपने आप टाइम बॉक्स कर लेंगे, आप डिलीवरी जो है वो कम समय में कर पाएंगे। ट्रैकिंग प्रोग्रेस फॉर एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन इस पे इटरेटिव मॉडल है जिससे हम डेवलप करते हैं। तो क्या क्या माइलस्टोन हो सकते हैं और हम कैसे पता करेंगे कि भाई हमारा प्रोग्रेस क्या है, हम कितनी, हमारी गति क्या है, हम सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो इसमें 4 माइलस्टोन मैं बता सकता हूं। पहला माइलस्टोन जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ये एनालिसिस का पार्ट मैं आपको बता, एनालिसिस मतलब सारी जितनी भी क्लासेस हैं और क्लास की जो हायरार्की है वो आपने डिफाइन कर ली है, बता दी है, रिव्यू कर दिया गया है। जो क्लास के एट्रीब्यूट है यानी क्लास में जो फंक्शन और जो वेरिएबल होने वाले हैं वो आपने डिफाइन कर लिए हैं, वो रिव्यू भी कर लिए गए हैं। क्लास की जो रिलेशनशिप है इसमें कैसी रिलेशनशिप होगी वो आपने डिफाइन कर लिए हैं, रिव्यू भी हो गए हैं। पूरा बिहेवियरल मॉडल क्या होगा क्लासेस का आपस में, वो क्लास जो आप दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूज जिसे हम कह रहे हैं, वो आपने कर लिए कि नहीं कर लिए। ये जब हो जाएगा तो हम कहेंगे हमारा पहला माइलस्टोन खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कंप्लीट होगा। अगला जो माइलस्टोन होगा, अगला वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। अब डिजाइन में आपको ये देखना होगा कि आपका जो पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है इसके आपने सब सिस्टम बना लिए हैं कि नहीं बना लिए हैं, सब सिस्टम्स वो डिफाइन कर लिए कि नहीं कर लिए हैं। अब ये जो क्लासेस हैं वो इन सब सिस्टम को आपने अलोकेट कर दिए है कि नहीं कर दी है, उसको रिव्यू भी करना है। अब हर एक क्लास के लिए जो जो आपके सब सिस्टम में है उसमें आपको टास्क एलोकेशन करना है, वो आपने ठीक से किया है कि नहीं किया है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपस में कोलैबोरेशन क्या होगा, ये आपने पता कर लिया है। उनके एट्रीब्यूट ऑपरेशन, उनके फंक्शन क्या होंगे वो डिजाइन कर लिए गए हैं। और इनके सबसिस्टम्स के, जैसे सबसिस्टम 1 है, सबसिस्टम 2 है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो आपने तय कर लिया है। इसके बाद आपका आता है जो माइलस्टोन 3 है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर ली है। एक्चुअल कोडिंग की बात हो रही है। हर एक क्लास आपने कोड कर ली है। जो एक्सट्रैक्टेड क्लास है यानी कि जो ऑलरेडी आप लाइब्रेरी से लेके आ सकते हैं उनको ले लिया है आपने, प्रोटोटाइप या इंक्रीमेंट आपने बना दिया है। ये जब हो जाए तो आपका तीसरा माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा। टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो भाई आपको अभी टेस्टिंग करनी पड़ेगी करेक्टनेस और कंप्लीटनेस के लिए। सीआरसी ये आपने डेवलप कर लिया है, इसको रिव्यू भी कर लिया है, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन। टेस्ट आपने सारे डिजाइन कर लिए हैं कि ये सब सीआरसी से ही आएंगे। क्लास लेवल टेस्ट आपने कर लिए हैं कि नहीं कर लिए, ये आपको देखना है। इसके बाद टेस्ट केसेस आपने बना लिए हैं कि नहीं बना लिए हैं, और एक क्लस्टर टेस्टिंग होती है वो आपने कर लिया है, क्लासेस को इंटीग्रेट कर लिया है, सिस्टम लेवल टेस्ट कर लिया है कि नहीं कर लिया है। जब ये सारे हो जाएंगे तो हम कहेंगे माइलस्टोन 4 आ गया। और यही तरीका है आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट को इटरेटिव बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं। शेड्यूलिंग फॉर वेब ऐप एंड मोबाइल प्रोजेक्ट्स, इन दोनों की हम साथ में ही बात करेंगे। तो वेब एप्लीकेशन हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, इसकी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब यह है कि पूरा जो टाइम लगेगा इसके लिए, ड्यूरेशन के लिए, एक इंक्रीमेंट, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल टाइप में ज्यादा जाता है, एक इंक्रीमेंट में आप पूरा कितना डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको शेड्यूल करना है। तो ये जो शेड्यूल है एक बार में नहीं बनेगा, ये शेड्यूल जो है बढ़ेगा घटेगा और ये इवॉल्व होगा टाइम के साथ। जो पहला इटरेशन है, जो आपका पहला इटरेशन है इस इंक्रीमेंट में, वो एक बड़े लेवल पे होगा, मैक्रोस्कोपिक शेड्यूल इसमें बनाएंगे। और जो शेड्यूल आप इसमें बना रहे हैं वो समय के साथ देंगे, कब कौन सा किस समय आप डिप्लॉय करेंगे या देंगे यूजर को। तो शुरुआत कैसे करते हैं, मैक्रोस्कोपिक से। फिर जैसे ही आप इंक्रीमेंट में आएंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा अभी, उसके बाद आप इसका डिटेल्ड शेड्यूल बनाएंगे हर टास्क का।
हर एक टास्क को आप पता करेंगे और उसका शेड्यूल अलग से बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है, ये सिक्योरिटी सिस्टम है। मान लीजिए आप safehomeassured.com है, इसकी आपको मैक्रोस्कोपिक शेड्यूलिंग करनी है। ये वेब ऐप है, मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल पे भी चलेगा, वेब पे भी चलेगा। तो 7 इंक्रीमेंट हम इसके आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक वेब बेस्ड कंपोनेंट की तरह, कि भाई कंपनी और कंपनी का प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये क्या काम कर रहा है, डाउनलोड क्या क्या करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे पहले तो आप अपना काम नहीं शुरू कर पाएंगे। आपके प्रोडक्ट की कोड्स, मतलब आप जो यूजर को देंगे वो पढ़ेगा, वो ऑर्डरिंग की बात समझेगा। स्पेस लेआउट और सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन, यहां से शुरू होगा असली काम, कि भाई आपको ये जो लगाना है, कहां लगाना है, कैसे लगाना है, क्या क्या इसमें सिक्योरिटी फीचर देने हैं। और उसके बाद कि अगर मॉनिटरिंग डिवाइसेस है, ये है और साथ में सेंसर वगैरह है, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी ऑर्डरिंग कैसे होगी, जो भी इक्विपमेंट है उसकी ऑनलाइन कंट्रोल करना होगा आपको। और फाइनली ये करना होगा आपको कि अकाउंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब खरीदा जाएगा, आपसे ऑर्डर आएगा, तो ये सारी चीजें आपको अकाउंट इंफॉर्मेशन में भी रखनी पड़ेगी। ये मैंने पहला इंक्रीमेंट बताया आपको। 7 इंक्रीमेंट ये पहले वाले में जाएंगे। अब ये 7 इंक्रीमेंट का आपको बनाना है वीक वाइज एक गैंट चार्ट, समझ लीजिए। तो टीम जो है वो अपने स्टेक होल्डर से बात करेगी, वो कहेगी कि ये जो 7 इंक्रीमेंट है, इनके लिए मैं एक प्रिलिमिनरी शेड्यूल बनाऊंगा। तो उसके लिए एक टाइम लाइन चार्ट या फिर एक गैंट चार्ट आप बनाएंगे। उसमें आप हर एक का एक डिप्लॉयमेंट यानी कि एक डायमंड देंगे कि भाई ये हम इस समय तक डिप्लॉय करेंगे। ये हर एक इंक्रीमेंट, ये सारे इंक्रीमेंट्स है, हर एक इंक्रीमेंट कब कब हमें इसको एस्टैब्लिश करना है, कब कब खत्म करना है। अब मैक्रोस्कोपिक जो शेड्यूल है, ये आपको बताता है एज अ मैनेजर कि कब कौन सा काम कंप्लीट होना है। फाइनली हम यहां पर कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आप ये देख लीजिए कि यहां लग रहा है कि शुरुआत से लेकर अंत तक हम 12वें वीक तक कंप्लीट कर लेंगे सारे इंक्रीमेंट जो हमने एक तरीके से डिवाइस किए। कुछ इसमें साथ भी चलेंगे जिसको हम पैरेलली चलाएंगे, जैसे ये वाला और ये वाला, यानी कि 3 4 7 ये पैरेलल में चल रहे हैं। अब अगला काम क्या आता है? अगला काम ये है, हर एक आपने जो इंक्रीमेंट या जो ये कहें कि बेसिक काम है, एक्टिविटी कह सकते हैं इसको, उसको टास्क में डिवाइड करना है। यानी अब ये करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? 4 तरीके से कर सकते हैं। जो टास्क हमने डिसाइड किया वो हम पूरी वैसे ही लगा दें, या फिर हम क्या करेंगे कि ये टास्क देखें, नहीं, इस इंक्रीमेंट के लिए जरूरी नहीं है, हटा दें इसको। हो सकता है कि एक नया टास्क जोड़ने की जरूरत पड़ जाए इस पर्टिकुलर काम करने के लिए, या फिर हम क्या करेंगे कि ये टास्क जो हमने डिसाइड किया ये बड़ा हो रहा है, इसको और सब टास्क में डिवाइड कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो ये तरीके होते हैं टास्क बनाने के। अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये जो चौथा है, स्पेस लेआउट एंड सिक्योरिटी डिजाइन सिस्टम डिजाइन है, ये बेसिकली एक जेनेरिक टास्क है, डिजाइन द इंटरफेस। चौथा इंक्रीमेंट ये आप देख रहे हैं, चौथा इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको, उसके लिए हमको टास्क बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि भी ऐसा कुछ तरीका अपनाएंगे कि अच्छा, ये भी एक बात ये भी है कि ये 5वें वीक में शुरू हो रहा है और ये यहां पर खत्म हो रहा है 9वें वीक में। तो सब टास्क इसके लिए बनाने पड़ेंगे। अब ये बहुत सारे हैं, लेकिन इसका मेन चीज ये है कि आपको पहले इसको समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इसके रिव्यू करवाना पड़ेगा, क्या नेविगेशन मैकेनिज्म होगा, ड्राइंग बोर्ड बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ग्राफिकल लेआउट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई इसका कंप्यूटेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आप एक ग्राफिकल विंडो लेआउट फंक्शन बनाएंगे, फिर ग्राफिकल डोर लेआउट फंक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद कौन कौन से इसमें सेंसर, कैमरास, माइक्रोफोन लगेंगे, वो तरीका देखना पड़ेगा। और फिर आप देखेंगे कि ये जो सिक्योरिटी एलिमेंट के साथ जो आपने ग्राफिकल लेआउट बनाया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा होगा। उसके बाद इन सबको वॉक थ्रू करना पड़ेगा कि भाई वाकई में जरूरत है कि नहीं जरूरत है। तो ये तो इसके टास्क हो गए। अब ये जो टास्क है ये इसके शेड्यूल में आएंगे। इसका मतलब ये है कि इस इंक्रीमेंट शेड्यूल के ये यहां पर इसके पार्ट बन जाएंगे और इसका अलग से शेड्यूल आप बनाएंगे। ठीक है, आप इसको ये जो आपने डिसाइड किए हैं इसको जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में डालेंगे तो अपने आप इसको आप फिर ट्रैक और कंट्रोल कर सकते हैं। अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस। अभी जो अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस है ये ऐसी टेक्निक है जो आपके प्रोग्रेस
प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के बारे में बताएगी क्वांटिटेटिवली, इसका मतलब नंबर्स में बताएगी। तो हम्फ्री साहब कहते हैं कोई भी टास्क हो आपके प्रोजेक्ट में, अर्न वैल्यू एनालिसिस सारे टास्क के लिए इक्वली एक कॉमन स्केल है। यह आपको दो चीजें बताएगी, एक ड्यूरेशन यानी टाइम के हिसाब से आप कहां पर हैं, और दूसरा कॉस्ट, बजट के हिसाब से आप कहां पर हैं। तो अर्न वैल्यू प्रोग्रेस मापने का एक मेजर है, एक मापन तरीका है, और ये आपको ये भी बताता है क्वांटिटेटिवली नंबर्स के हिसाब से बताएगा कि आपने कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। फ्लेमिंग और कॉपलमैन ईवीए के बारे में बताते हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए ये 100% ऐसे है यहां से यहां तक, तो जब आप प्रोजेक्ट में बढ़ेंगे और 15% ही पहुंचेंगे, तभी से ईवीए आपको सटीक, एक्यूरेट और रिलायबल, भरोसेमंद जानकारी देगा नंबर्स के तहत कि आप कहां पर हैं। कुछ टर्म्स हैं जो इसमें आएंगे। पहली चीज ये है, आप देखें कि ये प्लान्ड वर्क है, ये आपने प्लान किया हुआ है। प्लान्ड वर्क मतलब आपने ये तय किया हुआ है कि इतना होना चाहिए अभी तक। अब मान लीजिए आपको यहां चेक करना है, इतना होना चाहिए, हुआ कितना है, इतना हुआ है, यानी ये कॉस्ट के रूप में, कॉस्ट इतना लगा है अभी, और ये जो है वो एक्चुअल काम कितना हुआ है। तो इसका डिफरेंस निकालने के लिए, यानी कि अगर आपको कॉस्ट वेरिएंस पता करना है तो आप क्या करेंगे, ईवी माइनस एसी, यानी ये डिफरेंस, ये आपको यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक आपको एक कॉस्ट बता देगा कि जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट कितनी थी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी। ईवी माइनस एसी हो गया। शेड्यूल देखना है तो क्या करेंगे आप, शेड्यूल में क्या करेंगे, शेड्यूल वेरिएंसेस भी आपका ईवी माइनस पीवी आएगा, यानी कि आप ये जैसे पीवी है तो आप देख लीजिए कि इस जगह पे क्या लाइन आ रही है, इस जगह पे क्या लाइन आ रही है। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है यहां से यहां तक, पीवी के साथ मैंने इसका इंटरसेक्शन किया है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये आपको बता देगा कि शेड्यूल कहां है, क्योंकि ये टाइमलाइन है शेड्यूल के लिए और ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट के हिसाब से वो यहां बता देगा इतना फेरबदल है, और ये आपको टाइम के हिसाब से बता देगा ड्यूरेशन। बाकी हम इंडेक्स भी निकालते हैं इसमें, और इंडेक्स से आसान हो जाता है। जैसे इंडेक्स जब लेस देन 1 आएगा, जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि या तो आप ओवर बजट है या शेड्यूल से बिहाइंड है, पीछे है। और अगर ग्रेटर देन 1 आएगा तो आप आराम से बजट के पहले ही काम कर पा रहे हैं, या कम बजट ही लगा है, आपका पैसा कम लगा है और आप शेड्यूल में भी आगे हैं। अर्न वैल्यू एनालिसिस निकालने का जो तरीका है, इसमें जो अर्न वैल्यू ईवी है उसको हम बीसीडब्ल्यूपी बोलेंगे, एसी को हम एसीडब्ल्यूपी बोलेंगे, पीवी को हम बीसीडब्ल्यूएस कहेंगे। तो बीसीडब्ल्यूएस जो है वो क्या है, ये बजटेड कॉस्ट है जो आपने तय कर रखा है। क्या हुआ अभी छोड़ दीजिए, आपने क्या कर रखा है। तो मान लीजिए आपके कुछ टास्क है, जैसे ये टास्क 1 है, ये टास्क 2 है, ऐसे आपके तमाम टास्क होंगे। इसके लिए आपने कुछ कॉस्ट, इसके लिए कुछ कॉस्ट, इसके लिए कुछ कॉस्ट कर रखा होगा, डिसाइड कर रखा होगा। तो हर एक टास्क के लिए आपने कुछ काम, कुछ तय कर रखा होगा। और ये आप कैसे करेंगे, अगर आप एस्टिमेशन करना चाहते हैं तो पर्सन मंथ में करेंगे, भाई इतने पर्सन डेज लगने चाहिए, ये लगना चाहिए ना। तो बीसीडब्ल्यूएस जो है वो बेसिकली ये जो मैंने कॉस्ट बताया, वो कॉस्ट इस तरीके का है, पर्सन मंथ में आएगा बीसीडब्ल्यूएस, पर्सन मंथ में। यानी जब हम पीवी निकालने चलेंगे तो हम क्या करेंगे, हर एक टास्क का पर्सन मंथ कितना एफर्ट लग रहा है, सब टास्क में हमने जो प्लान किया है उसको जोड़ देंगे। ओके, तो हम सबको जोड़ देंगे, और जैसे ये जोड़ देंगे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बीएसी, बजट एट कंप्लीशन। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा बजट क्या बनता है, पर्सन मंथ में भी और कॉस्ट में भी। उसके बाद हम निकालेंगे बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। अब हम आगे इस पे कॉस्ट, ये देखिए ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड है, ये बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड है ना। ये बजट, ये आपने शेड्यूल कर रखा है यार, ये बेसिकली ये जो है पीवी जो है वो प्लानिंग है, आपने प्लान कर रखा है पहले। ओके, और ये ईवी और ये जो एसी है ये एक्चुअल है, हुआ क्या है अभी तक।
और इसी का लेके हम अर्न वैल्यू निकालते हैं। तो अगला हम क्या निकाल रहे हैं, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, बीसीडब्ल्यूपी यानी ईवी। तो ईवी निकालना, देखिए बीसीडब्ल्यूपी बीसीडब्ल्यूएस ये एक ही तरीके से निकलेगा। ये आपका जो टोटल आपने प्लान कर रखा है, शेड्यूल कर रखा है, वो हमने निकाला बीएससी करके, और बीसीडब्ल्यूपी वो होगा जो वाकई में उस समय तक हुआ है, ये तो जो आपने शेड्यूल कर रखा है, और ये जितना हुआ है, इसमें डिफरेंस समझिएगा। जो बीसीडब्ल्यूएस और बीसीडब्ल्यूपी में अंतर ये है कि बीसीडब्ल्यूएस ये आपको बताता है वो बजट उन एक्टिविटीज का जो आपने प्लान कर रखा था कि ये कंप्लीट हो जाएंगी, और बीसीडब्ल्यूपी ये बताता है बजट उन एक्टिविटीज का जो एक्चुअल में कंप्लीट हुई हैं, ये हो जानी चाहिए थी, ये हुई हैं। तो जब आपके पास बीसीडब्ल्यूएस, बीएसी, बीसीडब्ल्यूपी आ गया तो आप इंडिकेटर्स निकाल सकते हैं। एसपीआई जो होगा वो बीसीडब्ल्यूपी डिवाइडेड बाय बीसीडब्ल्यूएस आएगा, और जो शेड्यूल वेरिएंस एसवी आएगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस करके आएगा, बीसीडब्ल्यूपी माइनस बीसीडब्ल्यूएस। अगर एसपीआई ये वैल्यू आपकी 1 के करीब आ रही है तो आप कहेंगे कि बहुत बेहतरीन मेरा शेड्यूल चल रहा है, शेड्यूल के हिसाब से हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। और ये आपको एसवी, ये जो शेड्यूल वेरिएंस है, ये आपको बताता है कि कितना आप आगे और कितना पीछे है शेड्यूल के। ऐसे परसेंट शेड्यूल, मतलब कितने परसेंट में आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप बीसीडब्ल्यूएस लीजिए और डिवाइड कर दीजिए आप बीएसी से, मतलब सिग्मा बीसीडब्ल्यूएस से, तो आपको परसेंट कंप्लीशन आ जाएगा। जो बीएसी मैंने आपको बताया, जो आपके बीसीडब्ल्यूएस यानी बेसिकली आप बीएसी जो कह रहे हैं वो बीसीडब्ल्यूएस का सम है, ये पीवी ही कह रहा हूं मैं। तो ये प्लान्ड वैल्यू है ना, कि भाई ये आपको बीएसी जब आप बीसीडब्ल्यूपी से डिवाइड करेंगे, मतलब बीएसी जब नीचे रहेगा और बीसीडब्ल्यूपी से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका परसेंट कंप्लीट है, अभी कितना कंप्लीट हुआ। अब आइए एक्चुअल पे, अब हम कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपको बताता है कितना आपने जो एफर्ट लगाया है या पैसा लगाया है, वो अभी तक एक्चुअली कितना लगा है। आपने प्लान किया था मान लीजिए $100 और लगा है अभी $80, तो ये $80 को कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। एसीडब्ल्यूपी निकल जाएगा, फिर आप कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाल लेंगे, सीपीआई, बीसीडब्ल्यूपी डिवाइडेड बाय एसीडब्ल्यूपी, ऐसी कॉस्ट वेरिएंस आएगा बीसीडब्ल्यूपी माइनस एसीडब्ल्यूपी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसका हम एग्जांपल लेंगे एक। तो एक सीपीआई अगर आपका ये जो वैल्यू है अगर 1 आती है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप काम कर रहे हैं और बजट आपका सही है। ये जो हो रहा है बजट के लिए, इसके पहले जो हमने किया वो आपका शेड्यूल के लिए किया था। तो एक जैसे रडार होता है ना, उसे पता चल जाता है पहले कि क्या चीज होने वाली है। तो यही आपको ये जो वैल्यूज निकल रही है, अर्न वैल्यू एनालिसिस, ये आपको पहले ही बता देता है कि आप शेड्यूल के पीछे हैं, शेड्यूल के आगे हैं, और उसका आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। अब यहां एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोजेक्ट शेड्यूल है, इसमें हमारी कुछ एक्टिविटीज हैं। कौन कौन सी? गैदर रिक्वायरमेंट, क्रिएट डिजाइन, बिल्ड मशीन, टेस्ट एंड रिफाइन, रोल आउट। ये 14 दिन का काम है, 1 से लेकर 14 दिन तक हम इसे कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि हम 8वें दिन के एंड में पता करें यहां पर कि हमारा शेड्यूल, मतलब जो टाइम और कॉस्ट, उस हिसाब से हम कहां पर हैं। तो इसी के लिए हम अर्न वैल्यू एनालिसिस लगाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या है। पहले देखिए, ये जो सारी एक्टिविटीज हैं इनके बारे में क्लियर हमें एक टेबल पता है कि गैदर रिक्वायरमेंट के लिए 3 दिन लगने, आप यहां से भी देख लीजिए, 1, 2, 3 दिन लगने हैं। कॉस्ट पर डे, एक दिन का कॉस्ट जो है वो $800 मान लीजिए, रुपीस मान लीजिए। टोटल कॉस्ट कितना लगेगा 8 इंटू 3 2400, ऐसे ही आया है सबका। जैसे आप एग्जांपल लीजिए टेस्ट एंड रिफाइन, ये लगेगा 4 दिन। टेस्ट एंड रिफाइन के लिए लगेंगे 8वां, 9वां, 10वां, 11वां दिन। और इसका अगर यूनिट कॉस्ट एक दिन का 700 है तो 7 4 2800, तो टोटल कॉस्ट यहां से निकल आया। तो ये आपको टेबल दी हुई है, मान लीजिए एक टेबल आपको और दे दी गई है, या आपको निकालनी पड़ेगी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कि अब यहां पर मुझे देखना है तो मुझे इसका कॉस्ट कितना पड़ा है, एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ा है। गैदर रिक्वायरमेंट के लिए 2400 कंप्लीट हो चुका है ये।
क्रिएट डिजाइन 1500 यहां कंप्लीट हो चुका है। ये 2700 बिल्ड मशीन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम यहीं पर है। मतलब अगर ये 1 2 3 4 का है तो अभी हमने केवल 3/4 किया है इसको। टेस्ट एंड रिफाइन यहां पर देखना, अभी हम केवल 1/4 कर पाए हैं इसका। 3/4 मतलब ये 4 है तो 1/4 कर पाए। तो एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट भी है यहां पर। ये 100% कंप्लीट हो गया है, ये आपका 100% कंप्लीट हो गया है, ये आपका केवल 50% कंप्लीट हुआ है बिल्ड मशीन, और ये केवल 25% कंप्लीट हुआ है, ऐसे इसमें बताया गया है। अब आप देखिए हम एक एक वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक एक कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम एसी निकालेंगे। एसी क्या होता है, ये कितना पैसा अभी तक हमने खर्च कर दिया है, एक्चुअल कॉस्ट। एसी बताता है इज द टोटल ऑफ द कॉस्ट सपोर्टेड इन अचीविंग वर्क ऑन द एक्टिविटी ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी आपने कितना एक्चुअल कॉस्ट कर दिया है, इनकर्ड कितना हो गया। तो आप देखेंगे कितना कॉस्ट आपका आया है, टोटल कॉस्ट यहां पर आपका 2400 ये यहां पर इनकर्ड कॉस्ट, ये जो इनकर्ड कॉस्ट है इतना आपका लगा है, इतना एक्चुअल कॉस्ट लगा है। तो आप क्या करेंगे, इस इतना कॉस्ट लगा है तो उसको यहां लग, यही तो एक्चुअल कॉस्ट है। तो 2400 ये हो गया, ये 1500 हो गया। मैं इस कॉलम को पूरा उतार दे रहा हूं, यहां पे इतना ही कॉस्ट लगा है ना, 2700 और 700। अच्छा देखिए ये रोल आउट जो है वो 0 क्यों है, क्योंकि ये अभी हम जब बात कर रहे हैं तब तो ये आया भी नहीं है, तो इसका कॉस्ट है 0। ओके, अब आइए आप ईवी पे। ये जो ईवी है वो क्या है, ईवी जो आपको बताता है, हम अर्न वैल्यू बता रहे हैं आपको, इज द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एट अ गिवन टाइम। इतने इसके पहले तक कितना एक्चुअल वर्क आपका, कितना वर्क हो गया है, ठीक है। ईवी ही अर्न वैल्यू है, इज द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एट अ गिवन टाइम। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका है कि जो एक्चुअल परसेंट कंप्लीट है वो प्लान कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब हमारा प्लान कॉस्ट कितना था, इतना, एक्चुअल परसेंट कंप्लीट कितना है, इतना। तो अर्न ईवी जो है वो अर्न वैल्यू कहां से आएगी, देखिए 2400 100% हो चुका है, तो 2400 का 100% कितना होगा, 2400, 2400 कर लीजिए। 1200 का 100% 1200, 36 का 50%, 36 का 50% मतलब आधा कर दीजिए इसका, 50% मतलब ये कितना होगा, हाफ। तो आपका कितना आ गया यहां पे 1800। अब 2800 का 25%, 2800 का 25% कितना होगा, या देखिए एक यूनिट कॉस्ट 700 है, 25% 700 हो गया। ओके, ये हो गया। ये तो अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है तो इसको 0 कर दीजिए। अब आइए आप पीवी पे। पीवी क्या बताता है, ये प्लान वैल्यू है। प्लान वैल्यू क्या बताया आपको, इज दैट द पार्ट ऑफ द अप्रूव कॉस्ट एस्टिमेट प्लान टू बी स्पेंड ऑन द एक्टिविटी ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। प्लान वैल्यू क्या थी, ठीक, प्लान वैल्यू। इसको निकालने का क्या तरीका है, ये थोड़ा सा इसमें देखिएगा। ये तो काम कंप्लीट हो चुका है ना, तो ये तो सर आपका 2400 आ गया। क्रिएट डिजाइन 100%, तो ये आपका आ गया 1200। इसमें आइए 3600, 3600 आपका टोटल कॉस्ट था। आपने किया कितना है, 1 2 3 चौथाई किया है आपने। तो या तो 3600 का आप 3/4 कर दें, 3/4, इसका आपको 3/4 करना पड़ेगा। या एक और तरीका है, ये 900 एक दिन का कॉस्ट है, कितने दिन लगे, 1 2 3 1 2 3, तो 3 इंटू इसको आप 3 इंटू ये यहां पर ये नहीं 3 इंटू 900 कर दीजिए, तो 2700। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। अब आइए आप टेस्ट एंड रिफाइन, ये कितना हुआ, 1/4 हुआ है, इसका आप 1/4 कर दीजिए 1/4। या फिर आप यहां देखिए 700 है, ये 2800 है, 1/4 मतलब आपका 700 आएगा, तो यहां पर आपका 700 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, एसी को जोड़ देना है। जब इस एसी को आप जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है, 7300। उसके बाद आप यहां पर आ जाइए, ईवी को कॉस्ट जोड़ दीजिए, ये आपका आएगा 6100। आप पीवी को जोड़ दीजिए, ये आएगा आपका 7000 आ गया। अब आप आइए सीपीआई पे, ये आपको सीपीआई निकालना है। सीपीआई जो होता है, यहां पर हम पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक एक टास्क के लिए भी कर सकते हैं हम, जैसे जो सीपीआई निकालने का तरीका भी आपको बताता हूं, ईवी बाय एसी। मतलब आपको ईवी लेना है और एसी लेना है, तो ईवी बाय एसी करना है, एक एक के लिए कर सकते हैं। मैं फाइनल के लिए कर देता हूं।
तो ईवी कितना आपका 6100, तो आप यहां पर अगर आप निकालने चले सीपीआई तो कितना होगा ईवी बाय एसी। ईवी कितना टोटल है 6100, एसी कितना है आपका 7300, कितना आ गया आपका सीपीआई, ये आ गया आपका 0.84, या 0.84 लिख दीजिए। सीवी भी कैसे आएगा, सीवी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सीवी है ईवी माइनस एसी, ईवी माइनस एसी, इनका डिफरेंस आपको लेना है। चाहे तो एक एक ले कर लीजिए या आप फाइनल कर लीजिए 6100 और माइनस 7300, तो ईवी आपका 6100 माइनस 7300 कितना आ गया आपका, ये आ गया माइनस 1200। माइनस का मतलब है खतरा, है ना, यहां कुछ गड़बड़ है। अब आइए आप एसपीआई पे, एसपीआई कैसे निकालेंगे, ईवी बाय पीवी, ईवी बाय पीवी, तो सबके लिए एक एक करके निकाल सकते हैं, हम फाइनल निकाल देते हैं इसको। तो ईवी कितना आया टोटल 6100 और पीवी कितना है आपका 7000, ये कितने आ जाएगा आपका 0.87। एसवी कैसे निकलेगा, एसवी का फॉर्मूला क्या है, एसवी है आपका ईवी माइनस पीवी, ईवी माइनस पीवी है, ईवी कितना है आपका 6100 और पीवी कितना है आपका 7000, ये कितना आ गया आपका माइनस 900, तो ये आपको माइनस 900। एक के लिए भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि जो सीपीआई आया है, ये आपका जो वैल्यू आई है 0.84 आया है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये लेस देन 1 है, एक से कम है, इसका मतलब हम ओवर बजट हैं। क्या है, हम ओवर बजट हैं। समझ में आ गया आपको, अगर आपका ये 1 से बड़ा होता तो आप कहते हैं कि हम बजट से कम है, मतलब बिलो बजट है। अब आप कॉस्ट वेरिएंस पे आइए, कॉस्ट वेरिएंस आपकी वैल्यू है माइनस 1200, इसका मतलब ये नेगेटिव का मतलब ये है कि हम ओवर बजट है, हम ओवर बजट है, ठीक, ये कॉस्ट वेरिएंस आपको बता दिया। अब आप आइए एसपीआई पे, एसपीआई कितना आ रहा है 0.87, 0.87 का मतलब ये है कि आप लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब ये है कि आप बिहाइंड शेड्यूल हैं, पीछे है शेड्यूल के। एसवी पे आइए, एसवी आया आपका माइनस 900, माइनस 900 का मतलब ये है, नेगेटिव वैल्यू ही आपको बता रही है कि डिले है प्रोजेक्ट में। ओके, इस तरीके से सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की, बहुत शुक्रिया।